तो वह पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर में आप लोगों ने एक्सेलेरेशन तक पढ़ लिया था और एक्सेलेरेशन की बड़ी खूबसूरत इक्वेशन a इज इक्वल टू dv/dt के बारे में आप लोगों ने जानकारी ली थी। और इस इक्वेशन के बारे में मैंने पूछा था कि क्या वो इक्वेशन जो है मेरे पास में वैलिड है या नहीं है। उस चीज़ का भी आंसर मैं आज आप लोगों को दूंगा। साथ ही मैं बता दूं कि भाई एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है कि फोटोनिक्स की जो ऑफिशियल ऐप है वो प्ले स्टोर पर आ चुकी है, वहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही जो भी इसके अंदर में कोर्सेज अवेलेबल हैं उन सब की डिटेल्स इसके अंदर में है। जब आप इसके अंदर में जाके देखना चाहेंगे तो आप इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी कोर्स के अंदर में एनरोल होना चाहता है वो बड़ी खुशी के साथ में उसके अंदर में एनरोल हो सकता है। अब बात करता हूँ मैं आगे टॉपिक्स को लेकर। तो टॉपिक के अंदर में मैंने आप लोग को एक इक्वेशन प्रोवाइड करी थी, a इज इक्वल टू dv/dt। देखिए जहाँ पर आप लोग काइनेमेटिक्स को छोड़ते हैं ना अपनी, जब भी जो भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो वो अपना काइनेमेटिक्स समझते हैं कि जो हमने 3 इक्वेशन पढ़ ली है इमोशन की, वहीं पर हमारी काइनेमेटिक्स खत्म हो गई है। लेकिन अगर मैं कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये जो 3 इक्वेशन आप जहाँ पर छोड़ते हैं ना, उसके बाद में जो चीज़ें होती हैं वहाँ से आपके कंपटीशन लेवल की तैयारी होती है। तो आप देख लीजिए कि आपको कंपटीशन के अंदर में किस तरह से इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। आज की क्लास जो है ना आपके 3-4 चैप्टर जो आगे के आने वाले हैं उनका एक बेस तैयार करेगी। और बेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको इनका बेसिक चीज़ें नहीं पता होगी ना कि एक्सेलेरेशन को हम कितने भाग में तोड़ सकते हैं, वेलोसिटी के साथ में कैसे हम इसके जो कंपोनेंट है उसको निकाल सकते हैं। साथ ही आप लोगों को ये बताओ कि मैं जो कितनी वेलोसिटी के साथ में ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूँ तो मैं अपने इक्वेशंस ऑफ मोशन को वहाँ पर लगा सकता हूँ। क्या मेरे पास में एनथ टाइम के अंदर में मैं जो कैलकुलेशंस है यानी कि कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करी है तो मैं उसको कैसे कैलकुलेट करूँगा। तो सारी चीज़ों का आंसर आज आप लोगों को मिलेगा। बड़ी खूबसूरत क्लास इसके अंदर में रहेगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो आगे के चैप्टर्स है ना वो सभी यहाँ से रिलेट करते हुए चलेंगे। तो अच्छे से इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो भी टॉपिक्स आज आप लोगों को करवाए जाएंगे, लगभग 10 से 12 न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करवाऊंगा। और 10 से 12 न्यूमेरिकल जो होंगे ना, ये अपने आप में न्यूमेरिकल नहीं है, ये अपने आप में कंसेप्ट्स होते हैं। यही बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है फिजिक्स के अंदर में कि हर क्वेश्चन जो होता है ना वो अलग दिखेगा और अपने आप में कंसेप्ट को लेकर चलेगा। अगर कंसेप्ट आप लोगों को अच्छा है ना तो उसके ऊपर मैं चाहे मैं 1000 न्यूमेरिकल बना दूं, आप इजीली उनको कर लोगे। तो अच्छे से इन चीज़ों को समझना है और आगे बढ़ते हुए चलना है। चलो आज बात करता हूँ मैं आप लोगों के साथ में एक्सेलेरेशन की। तो एक्सेलेरेशन के अंदर में मैंने आप लोगों को जो इक्वेशन दी थी dv/dt, तो मैंने आप लोगों से ये कहा था कि भाई ये इक्वेशन जो है वो वैलिड नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का एक डाउट आ रहा था कि वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था कि भाई आप लोगों का ये एक्सेलेरेशन है और यहाँ पर आप लोगों को वेलोसिटी दिख रही है, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती है। अगर यहाँ पर ये इक्वेशन इक्वेट कर रही है और अगर ये मेरे पास में इक्वल भी आ रहा है तो कोई ना कोई तो रीजन होगा, इक्वेशन तो सही लिख रखी होगी। अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मेरी नज़र जब वेलोसिटी पे गिरती है और एक्सेलेरेशन पर गिरती है, तो जैसे मैं प्रोजेक्टाइल मोशन को कर रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर थ्रो करते हैं, यानी इसकी ये क्या हो गया, यू हो गई है। लेकिन इस पर लगने वाला जो एक्सेलेरेशन है वो कहाँ पर लग रहा है, नीचे की साइड में, यानी कि जी नीचे की साइड में लग रहा है। तब ये इक्वेशन आप लोग देखते हैं कि ये जो है मेरे पास में एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी की अलग अलग डायरेक्शन इसके अंदर में स्पेसिफाई हो रखी है। अगर ऐसा कोई केस आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन यहाँ पर एक डायरेक्शन के अंदर में नहीं है। अगर ये नहीं है तो फिर ये इक्वेशन वैलिड कैसे हो गई है। इसका वैलिड का आप लोग समझेंगे इसके अंदर में कि ये एक्चुअल में एक्सेलेरेशन और चेंज इन वेलोसिटी है ना, जो वेलोसिटी चेंज हो रही है उनके बीच में रिलेशन है। ये डिवाइडेड बाई टी, यहाँ पर मेरे पास में क्या आएगा, ये एक्सेलेरेशन आ जाएगा। अब बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों ने सर्कुलर मोशन पढ़ा है, सर्कुलर मोशन के अंदर में थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए ना। आगे भी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा लेकिन थोड़ा सा एक आइडिया आप ले लो कि एक्सेलेरेशन के अंदर जब मैं एक सर्कुलर मोशन कर रहा होता हूँ तो सर्कुलर मोशन के अंदर में आप लोग देखते हैं कि मान लो मेरी पहले इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर थी जिसको मैंने लिख दिया v इनिशियल। थोड़ी देर के बाद में ये वेलोसिटी है यहाँ पर आ गई, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया और अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसके ऊपर में हम टेंजेंट लगा देते हैं तो वहाँ पर मुझे वेलोसिटी मिलती है। अब आप लोग देख रहे हैं ये मेरे पास में v फाइनल होगी और अगर मैं चेंज निकालना चाह रहा हूँ तो चेंज निकालने में मुझे क्या करना पड़ता है, डेल v दैट विल बी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, यही करना होता है ना। तो अच्छा, अब वी एफ जो मेरे पास में है उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, ये आ गया मेरे पास में, और वी आई जो है इसका नेगेटिव मुझे लेना है, यानी मेरे पास में वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं उसका क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं। तो ये कहीं ना कहीं वेक्टर मेरे पास में कहाँ आ रहा होगा, नीचे की साइड में कुछ ऐसा आ रहा होगा। अब दो वेक्टर मुझे मिल गए, एक वी एफ मिल गया और एक वी आई मिल गया। तो इनका रिजल्टेंट तो आप लोगों को निकालना आता है, और रिजल्टेंट कहाँ पर आएगा इन दोनों का, इनका रिजल्टेंट कहीं यहाँ पर आ रहा होगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इनका रिजल्टेंट अगर सेंटर की तरफ में आ रहा है तो याद करो कि सेंट्रल जो हमारे पास में सर्कुलर मोशंस होते हैं उनके अंदर में जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन होती है वो भी कहाँ होती है, सेंटर की तरफ में होती है। तो यहाँ से आप लोगों के लिए जो निकल के आता है ना, यानी कि ये जो निकल के आ रहा है ये हमें चेंज देखना है, जो वेलोसिटी का चेंज आया है वो, और जो मेरे पास में एक्सेलेरेशन है, इन दोनों की डायरेक्शन मेरे पास में क्या होती है,
सेम होती है। ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आनी चाहिए कि ये जो इक्वेशन है ना, वो मेरे पास में चेंज इन वेलोसिटी को लेकर यहाँ पर बनाई गई है। तो चेंज इन वेलोसिटी के साथ में ये इक्वेशन मेरी वैलिड हो सकती है। अच्छा, अब एक्सेलेरेशन को लेकर 2-3 पॉइंट्स और बात कर लेता हूँ। मान लो मैंने कहा कि एक्सेलेरेशन जो है बॉडी का वो मेरे पास में 0 है। ये मेरे पास में कुछ पॉइंट्स आते हैं जो आपके छोटे एमसीक्यूज के अंदर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल्स भी मैं सॉल्व आउट करवाऊंगा आप लोगों को। मैंने कहा कि जो मेरे पास में एक्सेलेरेशन है वो 0 है, तो क्या मैं इसके साथ में ये कह सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो भी 0 होगी? ठीक है, पहली कंडीशन ही होगी मेरे पास में। दूसरा, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो 0 है। वेलोसिटी जो है वो वैलिड 0 है फॉर ए टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड के लिए उसकी 0 है। ठीक है भाई, तो मुझे ये बताना है कि एक्सेलेरेशन क्या उसका 0 रहेगा? ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है? इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बात करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके आगे की जो एक्सेलेरेशन की एक इमेज डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है आप लोगों को चीज़ें समझना। फिर मैंने कहा कि एक वेलोसिटी है मेरे पास में, वो 0 है। अच्छा, और ये कितनी देर के लिए? तो आपने एक टाइम पीरियड दिया, मैंने कहा ये इंस्टेंट के लिए, एक छोटे से इंस्टेंट के लिए। मान लो आप एक गाड़ी के अंदर में बैठे हो और गाड़ी के अंदर में बैठकर आप लोगों ने क्या किया, जब देखते हैं तो गाड़ी बिल्कुल स्टेशनरी है, वहाँ पर वेलोसिटी उसकी 0 है। फिर आप क्या करते हैं, उसको एक्सेलेरेट करते हैं, यानी कि उसकी जो स्पीड जो हमारे पास में एक्सेलेरेटर होता है उसके ऊपर में पैर दबाते हैं और गाड़ी हमारी चलने लग जाती है। तो मैं बोल रहा हूँ कुछ इंस्टेंट के लिए मेरे पास में वेलोसिटी 0 है। तो वहाँ पर मुझे आप लोगों को ये बताना है कि क्या जो एक्सेलेरेशन है वो मेरा 0 है या नहीं है। तीनों केसेस के अंदर में आप लोगों को आंसर बताना है कि कौन सा मेरे पास में फॉल्स है स्टेटमेंट और कौन सी मेरे पास में ट्रू है। और ट्रू है तो क्या उसके पीछे रीजन है, समझने की शुरुआत करते हैं। पहला मैंने कहा एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 0। अब एक एक चीज को समझना, और ये कह रहा है कि क्या एक्सेलेरेशन 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी मेरे पास में 0 है। अब समझो कि एक्सेलेरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो मेरे पास में क्या होगी, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है मेरे पास में, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर एक्सेलरेशन मेरे पास में 0 है तो आप ये कह सकते हो कि जो वेलोसिटी का चेंज है ना वो 0 है टाइम के साथ में। तो आप ये भी तो कह सकते हो कि जो वेलोसिटी का चेंज मेरे पास में 0 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से भी तो मूव कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जरूरी नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी अगर मेरे पास में एक्सेलरेशन 0 है तो ऑब्जेक्ट जो है मेरे पास में वेलोसिटी उसकी 0 रहेगी। वो ये भी हो सकता है कि वो क्या कर रहा हो, अपना एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा हो। अब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव करेगा तो वो मतलब उसकी एक्सेलेरेट नहीं हो रही। एक्सेलेरेट मतलब ही क्या होता है, एक्सेलेरेट का मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। आप एक्सेलेरेट करते हैं, जो हमारे जो स्कूटर हो या फिर जो मोटरसाइकिल हुई या गाड़ी हुई, आप वो एक्सेलेरेटर दबाते हैं तो गाड़ी की वेलोसिटी हमारे पास में क्या होती है, चेंज होती चली जाती है। तो एक्सेलेरेटर का दिमाग के अंदर में आप लोगों को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप उसको मूव कर रहे हैं तो वो गाड़ी की हमारी स्पीड क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। अगर वहां पर चेंज हो रही है, अगर मान लो कई बार क्या होता है कि हम कॉन्स्टेंटली उसको एक पोजीशन पर छोड़ देते हैं, यानी एक्सेलेरेटर जो है वो 0 कर रखे हैं, हमने वेलोसिटी चेंज ही नहीं करना चाह रहे, तो अपने आप गाड़ी जो हमारी एक स्मूथ वेलोसिटी के साथ में मूव कर रही होती है। तो ये जो इक्वेशन, यानी कि ये जो मैंने स्टेटमेंट दी है, ये मेरे लिए क्या हो गई है, फॉल्स हो गई। तो पहला पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन अगर मैंने 0 दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी वहां पर 0 होगी। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो मेरे पास में ऑब्जेक्ट है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा हो, यानी उसकी वेलोसिटी ही चेंज ना हो रही। अब यहाँ पर मेरे पास में वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 है तो ऑब्जेक्ट जो है वो एक टाइम पीरियड के लिए, मान लो मैंने कहा कि मैं 9 बजे बैठा हूँ अपनी गाड़ी के अंदर में और 9 बजकर मैं 15 मिनट तक बैठा रहा हूँ, यानी कि मेरी जो वेलोसिटी है वो 0 है, क्योंकि मैं मूव ही नहीं कर रहा हूँ। वेलोसिटी एक्चुअल में होती क्या है, x/t, यानी कि मैं कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ टाइम के साथ में, तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। तो वेलोसिटी मेरे पास में क्या हो गई, 0 हो गई है। अगर वेलोसिटी आप लोगों की 0 हो गई है तो यहाँ पर बताओ मेरे पास में क्या कोई वेलोसिटी के अंदर में चेंज आया, नहीं आया, और हमने कहीं पर मूव भी नहीं किया। अगर मूव भी नहीं किया तो हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सेलेरेशन जो उसका 0 है, भाई वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही है तो मेरा एक्सेलेरेशन भी क्या होगा, 0 होगा, यानी कि ये मेरे पास में स्टेटमेंट क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। अब नेक्स्ट आ जाओ, इसकी बात कर रहा था मैं कि वेलोसिटी मेरे पास में 0 है लेकिन बहुत छोटे से इंस्टेंट के लिए। मान लो आपके पास में गाड़ी है और गाड़ी के अंदर में आप बैठ गए हो और आपका जो गाड़ी है उसके अंदर में आपने जैसे बैठे और एक इंस्टेंट के लिए इसकी वेलोसिटी क्या थी, मेरे पास में 0 थी, लेकिन जैसे आपने इसका एक्सेलेरेट किया और ये गाड़ी क्या करने लगी, किसी वेलोसिटी के साथ में मूव करने लगी, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो मेरे पास में अभी क्या हो गई है, कुछ फाइनाइट वैल्यू हो गई है और वो कंटिन्यूसली क्या कर रही है, अपना एक्सेलेरेट कर रही है। भाई आप अगर इसके ऊपर में एक्सेलेरेट नहीं करते तो गाड़ी क्या मेरी मूव करने लग जाती है, नहीं करती ना। तो ये मेरे पास में कह रहा है कि एक्सेलेरेशन जो उस ऑब्जेक्ट का वो 0 है। तो ये इक्वेशन जो है, ये जो स्टेटमेंट है वो मेरे लिए क्या हो गई है,
फॉल्स हो गई है, क्योंकि वो क्या कर रही है, एक्सेलेट कर रही है जीरो से, एक इंस्टेंट पर थी जरूर, लेकिन जैसे मैंने एक्सेलेट करना शुरू किया तो वो मूव करना शुरू कर रही है उस छोटे से इंस्टेंट के लिए। मान लो मैंने कहा कि 9 बजे मैं बैठा और 9 बजकर 1 सेकंड पर मैंने उसका एक्सेलेटर जो है वो प्रेस कर दिया, तो गाड़ी क्या करने लग गई है, मूव करने लग गई है। ठीक है भाई, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप लोग इसके अंदर में ध्यान रखेंगे। दूसरा केस आप लोग ये भी कह सकते हैं कि मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर की तरफ में फेंका है, ये गई मेरे पास में ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर जाकर उसकी क्या हो गई है, वेलोसिटी जो होती है वो मेरे पास में जीरो हो गई है। लेकिन क्या यहाँ पर रुक जाएगी ऑब्जेक्ट, नहीं रुकेगी, वो आपसे क्या करेगी, नीचे की तरफ में गिरना शुरू कर जाएगी अंडर ग्रेविटी। तो यहाँ पर उसके ऊपर में एक्सेलेरेशन लग रहा होगा, माइनस जी लग रहा होगा, तब भी तो उसके पास में एक्सेलेरेटर है, यानी कि एक्सेलेरेशन है किसके कारण में, अर्थ के कारण में। हालांकि उसकी वेलोसिटी एक छोटे से ड्यूरेशन के लिए, छोटे से क्षण के लिए उसकी क्या हो गई है, जीरो हो गई है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका एक्सेलेरेशन जीरो, तो ये स्टेटमेंट जो है मेरे पास में फॉल्स है। अब देखो जो कहानी अभी आप लोगों को बताऊंगा ना, ये समझ लेना कि आपका एक्सेलेरेशन आप लोग पढ़ते थे ना, सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रखनी है कि एक्सेलेरेशन दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी। अब आप लोगों को दो चीज़ें बहुत ही खूबसूरत तरीके से सीखनी है। आज इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आगे के जो चैप्टर्स आएंगे उनके अंदर में इन सभी की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। आज का जो टॉपिक एक्सेलेरेशन को लेकर है, ठीक है। अब मान लो मेरे पास में कुछ ऐसा हुआ कि एक्सेलेरेशन का आप बेसिक डेफिनेशन समझ लो। एक्सेलेरेशन आपने बोला डी बाई डी टी, ठीक है भाई, आपने बोला, मैंने सुना, हम सब ने मान लिया कि ठीक है भाई ये मेरे पास में इक्वेशन है जो कि चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन जो उनकी डायरेक्शन मेरे पास में सेम रह रही है। ओके, अगर मान लो ऐसा हो जाए कि मेरे पास में एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी दोनों एक एंगल पर आ जाए, तब क्या होगा उसके साथ में। मान लो यहाँ पर जैसे मैं बात करूँ कि ये मेरे पास में अगर एक्सेलेरेशन है इस डायरेक्शन के अंदर में, ये मेरे पास में एक्सेलेरेशन हो गया, और यहाँ पर हमने इसकी वेलोसिटी डिफाइन कर दी है कि वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ पर मूव कर रहा है, और ये दोनों के बीच में एंगल मेरे पास में थीटा बना हुआ है। ये मेरे पास वेलोसिटी है और यहाँ पर मेरे पास में एक्सेलेरेटर है, कोई भी इसके अंदर में वेक्टर हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, दो चीज़ों की बात कर रहा हूँ, एक एक्सेलेरेशन की और एक वेलोसिटी को लेकर बात कर रहा हूँ। अच्छे से समझना अभी जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ। ओके, तो ये जो एक्सेलेरेटर है यानी जो एक्सेलेरेशन है, इसके मैं दो कंपोनेंट्स तोड़ सकता हूँ। जब इनके बीच में एंगल बना हुआ है तो इसके मैं दो कंपोनेंट्स को यहाँ पर तोड़ सकता हूँ। कंपोनेंट तोड़ने का मतलब ये होता है कि मान लो मेरे पास में कुछ इस तरह का है कि मान लो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक एंगल बना होता है, ये मेरे पास में ए है या वी है, या फिर मेरे पास में ए है, या आप बोल लो कि ए वेक्टर, ये मेरे पास में बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में मेरे पास में एंगल थीटा है। तो आप इसके दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं। इसको एक मिनट, थोड़ा सा ना इसको मैं आपको सिंप्लीफाइड वे में समझाता हूँ कि मान लो मेरे पास में एक वेक्टर बना हुआ है, कुछ इस तरह का वेक्टर है, ये वेक्टर बना हुआ है। इस वेक्टर को आप दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। अगर ये मेरे साथ में, अगर मैं बात करूं कि ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है जिसके साथ में एंगल थीटा बना रहा है, तो इसके आप दो कंपोनेंट्स तोड़ सकते हैं जो कि इसके परपेंडिकुलर होंगे। यानी कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ये हो गया और दूसरा परपेंडिकुलर इसका ये हो गया, यानी कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक, तो एक वेक्टर जो है यानी कि एक हिस्सा इसका नीचे की साइड में आ गया और एक हिस्सा इसका ऊपर की साइड में चला गया। जब ये दोनों इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में लग रहे हैं ना, तब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर मूव कर रही है, इस डायरेक्शन के अंदर में मूव कर रही है। कुछ भी हम मान सकते हैं कि दो पेन आप लोगों ने रखे, दो पेन एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, इसके ऊपर में फोर्स लगा रहे हो आप ऐसे, तो पेन आप देखोगे मूव करवा के तो ये सीधा डायरेक्शन में इस तरफ में मूव कर रहा होगा, ना तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा होगा ना इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो आ रहा है उस डायरेक्शन के अंदर में जा रहा है। तो आप ये मानो यहाँ पर कि मैं यहाँ पर जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, ये जो दिखा रहा हूँ ये इनका रिजल्टेंट है, और ये किन वेक्टर्स का रिजल्ट जो टूटने के बाद में आया, किन की वजह से आया ये, तो ये दो इसके ऊपर में लग रहे थे, इनकी वजह से आया। ठीक, तो अभी एक पॉइंट जो लिखवा रहा हूँ यहाँ पर, ये इसके ऊपर में गौर फरमाना कि जो भी मेरे पास में अगर ये वेक्टर ए है तो इसका जो कंपोनेंट आप तोड़ोगे जिसके साथ में ये एंगल बना रहा है, तो वो कंपोनेंट इसका ए, यानी कि ये एज इट इज आएगा, और इसके साथ में आता है कोस थीटा। क्या आएगा भाई, कोस थीटा, क्योंकि फिजिक्स के अंदर में सबसे ज़्यादा बार ये चीज़ होगी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सबसे ज़्यादा बार यूज़ होगा। तो अच्छे से समझ लेना, बार बार मैं इसको आगे के चैप्टर्स के अंदर में रिपीट नहीं करूँगा। आप लोगों को जब भी मैं बोलूँ रिजोल्व करो इसको या फिर वेक्टर्स को दो हिस्सों के अंदर में तोड़ो, तो आप लोगों को ध्यान रखना है जहाँ पर भी आपको थीटा मिलेगा वहाँ पर आपको ए कोस थीटा लिख देना उसका। अभी इसके अंदर में भी आएंगे। तो अगर दूसरे कंपोनेंट की बात करूं तो जो एंगल नहीं बना रहा है उसके साथ में जो कंपोनेंट बनेगा दिस विल बी इक्वल टू ए साइन थीटा। तो यहाँ पर ये क्या बन गया भाई, मेरे पास में ए साइन थीटा बन गया। तो ये रिजोल्यूशन आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, अब जो मेरे पास में एक्सेलेरेशन है, क्योंकि मेरी कहानी कहाँ से चल रही है, एक्सेलेरेशन के बीच में चल रही है, तो एक्सेलेरेशन को लेते हुए मैं यहाँ पर समझाऊँ आपको कि इसके दो हिस्से तोड़ देता हूँ मैं।
तो परपेंडिकुलर एक यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर कुछ ऐसे आ जाएगा भाई, दोनों वेक्टर के एक ये एंगल, ये ए है मेरे पास में, इसके दो हिस्से तोड़ दिए मैंने, एक मेरे पास में यहाँ चला गया और एक यहाँ पर आ गया, तो इसका दूसरा वेक्टर कहाँ हो गया, ये जो व्हाइट से मैं डॉटेड दिखा रहा हूँ ना यहाँ पर, इसको चलो यहाँ से करके ऐसे दिखा देता हूँ इसको। तो ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है, दो वेक्टर बन गए मेरे पास में, जो कि क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और किसका रिजोल्व किया आप लोगों ने, यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन था ना उसको रिजोल्व किया आप लोगों ने, क्योंकि कहानी हम पढ़ रहे हैं किसकी, एक्सेलेरेशन की पढ़ रहे हैं ना। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे कि अब देखो मैं किसका रिजोल्व किया, ए का, ए वेक्टर को रिजोल्व किया। तो ये जो कंपोनेंट है जो थीटा के साथ में बन के आएगा, इसको मैं क्या लिख दूं भाई, यहाँ पर लिख सकता हूँ ए कोस थीटा, ए कोस थीटा लिख दिया। और दूसरा जो मेरे पास में है इस वेक्टर का कंपोनेंट में, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या लिख सकता हूँ, ए साइन थीटा लिख सकता हूँ। ठीक, इतनी कहानी तो समझ में आती है कि हमने इसका रिजोल्व कर लिया। लेकिन एक और नाम होता है इनका, जो हमारे पास में वेलोसिटी के अलोंग होता है ना, यानी कि जो मेरे पास में वेक्टर है और वेलोसिटी के अलोंग यहाँ पर आप लोग को मिल रहा है, तो इसको हम जानते हैं किस नाम से, ये मेरे पास में होता है ए पैरेलल। क्या नाम है इसका, ए पैरेलल। अच्छे से इस नाम को ध्यान रख लेना, ए पैरेलल, या फिर हम इसको बोलते हैं ए टेंजेंशियल। ए टेंजेंशियल, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट नाम इसके हैं, ए टेंजेंशियल या फिर ए पैरेलल आप बोल सकते हैं। टेंजेंशियल इन द सेंस क्यों बोला मैंने, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक सर्कुलर मोशन की तरफ में लेके जाऊं, क्योंकि वहां से आप इसकी क्लियर इमेज तैयार हो जाएगी। अब बार बार एक्सेलेरेशन मैं सर्कुलर मोशन के अंदर में या दूसरे मोशंस के अंदर में बार बार नहीं समझाऊंगा, इसीलिए यहाँ पर हम जब एक्सेलेरेशन का टॉपिक ही पढ़ रहे हैं ना, तो मेरी कोशिश है कि एक्सेलेरेशन के अंदर में ही जितने भी उसके पॉसिबल केसेस बन सकते हैं वो सारे यहाँ पर पढ़ा दूँ, ताकि आप लोग को बाद में इनके ऊपर में दिमाग ना लगाना पड़े कि ये कैसे लिख दिया, ये कैसे लिख दिया। तो उन चीज़ों से आप लोग को बच के रहना चाहिए। इन चीज़ों एक बार ही पढ़ लो, बार बार उन चीज़ों को पढ़ने की जरूरत नहीं होती। मान लो मेरे पास में एक सर्कुलर मोशन है, कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है अपने सर्कुलर पाथ के अंदर में, ठीक भाई। अच्छा, अब मान लो कि इसके ऊपर में एक एक्सेलेरेशन लग रहा है, और ये पॉइंट मैंने मान लिया, और यहाँ से इसका एक्सेलेरेशन कुछ इस डायरेक्शन के अंदर में लग रहा है, हमने एक अज्यूम कर लिया सिर्फ। अब मैं इस एक्सेलेरेशन को क्या करता हूँ, और यहाँ पर वेलोसिटी जो लग रही है इसके ऊपर में, वो वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है, इस सर्कुलर पाथ पर ले जाने की कोशिश कर रही है। भाई यहाँ पर जो मेरे पास में है ये टेंजेंशियल जो लगेगा इसके ऊपर में, वो उस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रही है। ठीक, तो ये जो मेरे पास वेक्टर बना है जिसको मैंने ए नाम दिया है, ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है किसके साथ में, वेलोसिटी के साथ में। और जब एंगल बना रहा है तो मैं इसके दो हिस्सों के अंदर में तोड़ सकता हूँ, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। एक कहाँ पर चला जाएगा, एक हिस्सा आ जाएगा मेरे पास में सेंटर की तरफ में, यहाँ पर सेंटर की तरफ आ गया। और दूसरा हिस्सा कहाँ चला जाएगा, दूसरा हिस्सा चला जाएगा अलोंग द वेलोसिटी, दो जगह पे चला गया। जब भी एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी एक साथ आए ना, तो हमेशा देखना कि उनके बीच में कोई एंगल तो नहीं बन रहा है। और एंगल बन रहा है ना, तो आंख बंद करके उनके दो हिस्सों में तोड़ देना भाई, नहीं तो गलत हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस। ठीक, तो यहाँ पर मुझे समझ में आता है कि एक तो आया कहाँ पर, इसके सेंटर की तरफ में, और एक चला गया कहाँ पर, वेलोसिटी के पैरेलल में। अगर मैं इसको नाम दूं तो ये ए टेंजेंशियल, देखो ये टेंजेंट बनाता हुआ जा रहा है सर्किल के साथ में, ये टेंजेंशियल हो गया मेरे पास में, इसीलिए मैंने इसको क्या नाम दिया, या तो मैं इसको ए टेंजेंशियल बोलूंगा या फिर मैं बोलूंगा ए पैरेलल। अभी बात करूंगा कि इनका काम क्या होता है, ए टेंजेंशियल वाला क्या काम कर रहा है, और ए मेरे पास में जो इस साइड में आ रहा है, जो सेंटर की तरफ में आ रहा है, उसका क्या काम होगा। ठीक, अब कहानी देखते हैं इसकी। जो मेरे पास में ए साइन थीटा वाला वेक्टर आया था, ए साइन थीटा जो यहाँ पर आया, इसको हम नाम देते हैं क्या, इसको नाम देते हैं हम ए परपेंडिकुलर। क्या नाम देंगे, ए परपेंडिकुलर, जो कि हमारा कहाँ पर आएगा, सेंटर की तरफ में रहेगा, यानी कि रेडियली रहेगा, तो इसलिए इसको नाम दिया जाता है ए रेडियल। फिर से देखो कि जो भी पैरेलल टू द वेलोसिटी आ रहा है या वेलोसिटी के अलोंग आ रहा है, तो हमने उसको नाम दे दिया क्या, ए टेंजेंशियल। और दूसरा जो वेक्टर आ रहा है जो कि परपेंडिकुलर आ रहा है किसके, वेलोसिटी के, तो वो मेरे पास में क्या बन जाएगा, ए रेडियल, यानी कि सेंटर की तरफ में जो आ रहा है वेक्टर, उसको हम बोलते हैं ए रेडियल। तो हम हमेशा एक्सेलेरेशन जो रहेगा ना उसके दो हिस्सों के अंदर में तोड़ देंगे। अच्छा, अब आपको एक चीज समझ आती है कि जो एक्सेलेरेशन है मेरे पास में, ये जो एक्सेलेरेशन है वो बेसिकली कितने कंपोनेंट्स को जुड़ के बना है, दो कंपोनेंट्स का जुड़ के बना है। कौन कौन सा, एक मेरे पास में ए पैरेलल और एक मेरे पास में ए परपेंडिकुलर, या फिर आप बोल दो कि ए टेंजेंशियल या फिर ए रेडियल। तो मैं लिख सकता हूँ कि टोटल एक्सेलेरेशन जो है, अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, तो ये बनेगा मेरे पास में ए रेडियल का स्क्वायर प्लस में ए टेंजेंशियल का स्क्वायर और इस पूरे का रूट। ठीक, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि ये मेरे पास में बनेगा ए पैरेलल का स्क्वायर प्लस में ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर और इस पूरे का रूट। ये बड़ी खूबसूरत कहानी है जो कि बार बार आप लोगों को देखने को मिलेगी आगे के जितने भी लेक्चर्स आएंगे इसके अंदर में। तो ए मेरे पास में दोनों को लिखने का तरीका ये होता है। अब देखो कि ए पैरेलल क्या कर रहा है मेरे पास में और ए टेंजेंशियल क्या करेगा इस मोशन को कैरी आउट करने के लिए। एक बेसिक डेफिनेशन बताओ यार आप मेरे को कि एक्सेलेरेशन का अर्थ क्या है। बिल्कुल सही,
कि एक्सेलेरेशन जो है उसका मेन काम यह है कि भाई वेलोसिटी को चेंज करवाना, वेलोसिटी को चेंज करवाना। ठीक, अब यहां पर दो कंपोनेंट आ गए, एक तो हो गया मेरे पास में जो उसका टेंजेंशियल हो गया, और एक मेरे पास में हो गया उसका ए रेडियल। तो वेलोसिटी चेंज कैसे हो सकती है, समझना इस चीज को। जो वेलोसिटी होती है उसके अंदर में दो चीज होती है, एक तो होता है मेरे पास में मैग्नीट्यूड, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, और एक होता है उसके पास में डायरेक्शन। अब चेंज होने के दो तरीके हैं मेरे पास में, या तो मैं मैग्नीट्यूड को चेंज कर दूं या फिर मैं डायरेक्शन को चेंज कर दूं, और जो भी चेंज आएगा वो वेलोसिटी के अंदर में रिफ्लेक्ट होगा, और वेलोसिटी के अंदर में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो हम ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या कर रही होगी, एक्सेलरेट कर रही होगी। पॉइंट नोट करना, फिर से एक बार इस सिनेरियो को समझो कि वेलोसिटी जो मेरे पास में है उसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, मतलब उसकी वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी में दो तरीके से लिख सकता हूँ, एक मैग्नीट्यूड होता है उसके पास में और दूसरा होता है उसके पास में डायरेक्शन। ठीक, अब मैं चाहूँ तो इस वेलोसिटी को या तो मैग्नीट्यूड को चेंज करके मैं अपने वेरी करवा लूँ, या फिर मैं डायरेक्शन को चेंज करके वेरी करवा लूँ। और अगर वेलोसिटी वेरी हो रही है तो हमने समझा था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt होता है, और वेलोसिटी ही चेंज हो गई यानी कि चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है तो वहां पर ऑब्जेक्ट क्या कर गई है, एक्सेलेरेट कर गई है। अब यहाँ पर दो एक्सेलेरेशन मेरे पास में आ रहे थे, कौन कौन सा एक्सेलेरेशन था, एक था मेरे पास में ए पैरेलल और एक था मेरे पास में ए परपेंडिकुलर। ए पैरेलल जो था, जैसे इस मोशन के अंदर में आप लोगों ने देखा, तो वो कहां पर जा रहा था, वो वेलोसिटी के अलोंग जा रहा था, और जो ए रेडियल था या फिर ए परपेंडिकुलर था वो कहां पर आ रहा था, उसके सेंटर की तरफ में आ रहा था। तो कहानी अब आप लोगों को समझ में आती जा रही होगी, आप खुद भी इसका आंसर मेरे को दे सकते हैं कि ये ए पैरेलल जा रहा है वो किसके पैरेलल में है, वेलोसिटी के पैरेलल में, मतलब स्पीड के पैरेलल में है। भाई कंपोनेंट दो है ना, एक स्पीड है और इसका जो मैग्नीट्यूड है और उसका डायरेक्शन है। अगर मैं खाली उसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो जो वेलोसिटी होती है वही किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्पीड के अंदर में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल सही, तो ये मेरे पास में वेलोसिटी जो है इसको मैं लिख सकता हूँ कि जब ये इस डायरेक्शन में जा रहा होगा यानी कि उसका मैग्नीट्यूड आ गया होगा, मैग्नीट्यूड यानी उसकी स्पीड आ गई होगी, और डायरेक्शन कहाँ पर उसकी, ये मेरे पास में सेंटर की तरफ में है, जो एक्सेलेरेशन इसको लेके जा रहा होगा। अच्छा, अब जो ऑब्जेक्ट है उसके दो कंपोनेंट हो गए, मतलब जो एक्सेलेरेशन है उसके दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया मेरे पास में इस डायरेक्शन में और एक हो गया इस डायरेक्शन के अंदर में। तो ये जो पैरेलल कंपोनेंट है ये कहीं ना कहीं उसकी मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है। भाई एक्सेलेरेशन तो यही है ना, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। तो वो जो एक्सेलेरेशन है वो मेरे पास में वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, और वेलोसिटी को चेंज कर रहा है तो कौन सा एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट चेंज कर रहा है, बिल्कुल सही, जो पैरेलल कंपोनेंट है वही तो उसकी वेलोसिटी का जो मेरे पास में कंपोनेंट है उसको चेंज कर रहा है। यानी कि आप कह सकते हो कि ये मेरे पास में क्या करेगा, चेंज इन स्पीड, यानी कि स्पीड चेंज का काम कौन करेगा, ए पैरेलल, या फिर आप इसको दूसरा नाम दे सकते हैं ए टेंजेंशियल। ठीक, यहां तक कहानी समझ में आती है। अब ये ऑब्जेक्ट यहां पर जा रहा है, फिर ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया थोड़ी देर के बाद में, फिर ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, तो इसके डायरेक्शन को चेंज कौन करवा रहा है भाई, समझ गए होगे, क्योंकि मुझे दो चीजें चेंज करवानी, या तो मैग्नीट्यूड या फिर मेरे को उसकी डायरेक्शन, और यहाँ पर उसके डायरेक्शन को चेंज करवाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, एक्सेलेरेशन। और एक्सेलेरेशन का कौन सा कंपोनेंट, बिल्कुल सही समझा, उसका उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो उसको चेंज करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या चेंज करता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है। आई होप आप लोग को एक्सेलेरेशन को लेकर एक क्लियर इमेज डेवलप हो गई होगी कि पैरेलल जो आएगा वो हमेशा उसकी स्पीड यानी कि जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है यानी उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको चेंज करवाने के काम करेगा, और जो ए रेडियल है या फिर जो ए परपेंडिकुलर है वो उसकी डायरेक्शन को चेंज करवाने के काम करेगा। तो टोटल हम एक्सेलेरेशन को लिख सकते हैं, एक्सेलेरेशन दैट इज इक्वल टू ए पैरेलल का स्क्वायर प्लस में ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या फिर आप लोग जो पिछला अभी मैंने बताया आप लोगों को, ये दोनों तरीके से आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप क्लियर इमेज डेवलप आप लोगों के दिमाग के अंदर में हो गई होगी। चलो एक क्वेश्चन इसके अंदर में कर लेते हैं, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है और आपके थोड़ा सा और कंसेप्ट को ढीला करेगा ये। कैसे, समझो इसको। मैंने क्वेश्चन दिया आप लोगों को कि मेरे पास में वेलोसिटी जो है, इफ वेलोसिटी इज 2i प्लस में 3j, ये मेरे पास में वेलोसिटी है, और मेरे पास में जो एक्सेलेरेशन है वो गिवन है i प्लस में j, ये मेरे पास में वैल्यू गिवन है। आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ कि फाइंड ए परपेंडिकुलर, आप लोगों को ए परपेंडिकुलर निकाल कर बताना है। ठीक है भाई, ये परपेंडिकुलर वेक्टर जो है एक्सेलेरेशन का वो मुझे बताना है। इसकी वैल्यूज मैं आप लोगों को देता हूँ। जो ऑप्शन इसके अंदर में है, पहला ऑप्शन है 2/√13, फिर दूसरा ऑप्शन आपके लिए 1/√13, करो इसको सोल्व करो जल्दी से, 2/√26, और तीसरा ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है 1/13। तो ये चार ऑप्शन आप लोग के लिए हैं,
जो भी ऑप्शन आ रहा है जल्दी से मेरे को बताओ भाई, क्या ऑप्शन आप लोगों का सही आ रहा है। ये पहले, ये मेरे पास में ये वेलोसिटी है और ये मेरे पास में एक्सेलरेशन है। ठीक, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज कर कर जल्दी से इसका आंसर बताएं। कितने लोगों का मेरे पास में बी ऑप्शन आ रहा है? कितने लोगों का बी ऑप्शन आ रहा है भाई? यानी कि 1/13 आ रहा है या फिर 2/√13 आ रहा है? कितने लोगों का? चलो कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट तैयार करता हूँ मैं आप। मैंने कहा ना कि हर क्वेश्चन जो आज करवाऊंगा ना, अपने आप में कंसेप्ट को लेकर चलता हुआ मिलेगा आप लोगों को। पहले तो मुझे ये बताओ कि ए परपेंडिकुलर है क्या। लेट अस सपोज कि मैं एक सर्कुलर मोशन के अंदर में मूव कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये मेरे पास में सेंटर हो गया इसका, ओके। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मान लो यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है मेरे पास में एक वेलोसिटी यहाँ पर डेवलप कर रहा होगा, ये वेलोसिटी जो है इसकी यहाँ पर होगी, और एक्सेलेरेशन हमने मान लिया कि कहीं यहाँ पर इसके पास में है। तो इसको दो कंपोनेंट्स के अंदर में रिजोल्व कर सकता हूँ। एक कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ में जा रहा है और एक जो कहाँ पर जा रहा होगा, वेलोसिटी के अलोंग जा रहा होगा। अभी जस्ट हमने उसके बारे में बात करी। तो यहाँ वेलोसिटी जो एक्सेलेरेशन गिवन है उसके दो कंपोनेंट मेरे पास में हो गए, ये आई और जे। इनका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक एक्स एक्सिस दे रहा होगा, एक मेरे को वाई एक्सिस दे रहा होगा, और दोनों की वैल्यूज मेरे पास में क्या है, 1 1 है। यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, और इन दोनों का रिजल्टेंट मेरे पास में यहाँ कहीं आ रहा होगा। इतनी कहानी मुझे एक्सेलेरेशन को समझ में आती है, ठीक। अब यहाँ पर पूछ लिया ए परपेंडिकुलर। जब ए परपेंडिकुलर की बात कर रहा है तो ए परपेंडिकुलर है कहाँ पर भाई? ए परपेंडिकुलर ये हो गया, ये वाला जो अंदर की तरफ में सेंटर की तरफ में आ रहा होगा, ठीक। लेकिन मैं इसको डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। कंसेप्ट समझते हुए चलें भाई। यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं आती है। लेकिन मैं वेक्टर जब पढ़ रहा था तो वेक्टर के मुझे ये पता था कि मैं किसी वेक्टर का उसके ऊपर में दूसरे के ऊपर में उसका कितना कंपोनेंट बनेगा, वो मुझे अच्छे से इसके अंदर में रिजोल्व करना आता था। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर कहानी आप लोगों को कि मेरे पास में एक वेक्टर है बी और यहाँ पर दूसरा वेक्टर है, ये मेरे पास में ए है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ए वेक्टर का कितना कंपोनेंट बी के ऊपर में रहेगा। मतलब सिंपल सी भाषा समझो कि यहाँ से मैं अगर एक टॉर्च लगाता हूँ तो ये नीचे कितनी छाया इसके ऊपर में गिरेगी, यानी कितनी शैडो बनाएगी। तो बहुत से आप इसके अंदर में लेके आएंगे तो इतनी कहीं शैडो बना रहा होगा, यहाँ पर कहीं आकर मेरे पास में वेक्टर जो है इसका हिस्सा यहाँ पर बन गया होगा, यहाँ तक आ गया होगा, ये मेरे पास में आ गया। यानी इसका शैडो कहाँ तक बनेगा, मेनली रिजोल्यूशन का मतलब ये होता है नीचे से लगाऊंगा तो यहाँ पर ऊपर जो कंपोनेंट आएगा, ये इसकी परछाई यहाँ पर कहाँ तक बनेगी, वो उसका रिजोल्यूशन ऑफ द जो वेक्टर होता है वो ये मेरे को डिफाइन करना होता है। तो मैं ये पूछना, यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ समझ में आती है कि ए वेक्टर है मेरे पास में, उसका बी के ऊपर में इमेज कितना बनेगा, यानी उसका रिजोल्यूशन करूँ, ये एंगल मेरे पास में थीटा है, तो ये वैल्यू बन गई मेरे पास में ए कोस थीटा, ठीक। अच्छा, तो ए का बी के ऊपर में कितना इमेज बना, तो इसको रिजोल्व करने के लिए आप लोगों को पता होगा कि आप लोग इसका डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ए डॉट बी डॉट दैट विल बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और इसको लिखते थे आप कोस थीटा, ठीक। तो ये मेरे पास में लिख सकते हैं ए डॉट बी डॉट डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड दैट विल बी इक्वल टू ए कोस थीटा। यानी कि ये जो कंपोनेंट है ना, ये जो कंपोनेंट है इसका एक फॉर्मेशन और लिख सकते हैं कि जो मेरे पास में पहला वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और नीचे में उनका क्या लिखना है आपको, मैग्नीट्यूड लिखना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर में मैं क्यों समझा रहा हूँ इसको, इस क्वेश्चन में इसलिए है क्योंकि इसमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। क्यों जरूरत पड़ने वाली है, थोड़ा बहुत आप लोगों को अगर दिमाग लगा पा रहे होंगे तो ये देखो कि भाई मैं ए टेंजेंशियल, ए परपेंडिकुलर डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकता, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे पास में एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है, ठीक। इसको मैं लिख सकता हूँ ए टेंजेंशियल प्लस में ए रेडियल इनका स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूँ, या फिर ए पैरेलल, इसको मैं ए पैरेलल कर लेता हूँ, और ये मेरे पास में परपेंडिकुलर, ये मैं दो फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर दो चीज़ें पता है कि मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है, कैसे पता लगेगी, इसका मैग्नीट्यूड मैं निकाल लूँगा भाई, और यहाँ पर ए टेंजेंशियल की वैल्यू निकालनी है, मैं परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, तो पैरेलल की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ, ये ए पैरेलल की वैल्यू अगर मैं निकाल ले जाऊँ तो मैं आराम से यहाँ से कैलकुलेशन कर लूँगा। अब वो कैसे निकलेगी, अब यहाँ पर आप ये देखो कि जो एक्सेलरेशन है मेरे पास में, इसका एक कंपोनेंट वेलोसिटी के पैरेलल भी तो जा रहा है, वेलोसिटी के पैरेलल भी तो जा रहा है। तो वेलोसिटी के पैरेलल जा रहा है तो आप यहाँ पर ये निकाल सकते हैं कि मेरा एक्सेलरेशन का कितना वेक्टर का प्रभाव इसके ऊपर में आएगा, यानी कि इसके ऊपर में रिजोल्व जो करूँ मैं, इसका कंपोनेंट की वैल्यू क्या रहेगी। तो यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर में ए पैरेलल जो आएगा, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ए पैरेलल की इस डायरेक्शन के अंदर में, जिसको आप ए कोस थीटा के नाम से लिखते हैं और जिसको आप ए पैरेलल भी लिख सकते हैं, इसका कंपोनेंट का इसके ऊपर में आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी मेरे पास में गिवन है,
दैट कैन बी गिवन एज ए वेक्टर, वी वेक्टर, और वी वेक्टर जिसके ऊपर में गिर रहा है उसकी इमेज का मैग्नीट्यूड मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो ये फॉर्मूला आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि जब भी आप लोगों को एक वेक्टर की इमेज दूसरे के ऊपर में देखनी, यानी कि उसका कितना वेक्टर की कंपोनेंट की वैल्यू आएगी, तो आप क्या कर सकते हैं, पहला वेक्टर और दूसरे वेक्टर का मल्टीप्लाई करके, मतलब डॉट प्रोडक्ट करके दूसरे वाले वेक्टर का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आना चाहिए इसके अंदर में, इस इक्वेशन से समझो कि ए वेक्टर का कंपोनेंट किसके ऊपर में, बी के ऊपर में। यहाँ पर देखो ए वेक्टर का कंपोनेंट किसके ऊपर में, वी के ऊपर में, क्योंकि मैं वहां से मेरे पास में वी और ए की वैल्यूज गिवन है, तो मैं पैरेलल इसके अंदर में निकाल लूंगा। तो पैरेलल लगाने के बाद में मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यूज के अंदर में पुट करूंगा और आंसर निकल जाएगा मेरे पास में। ठीक है जी, तो ये मेरे पास में एक्सेलेरेशन डॉट वी करूंगा मैं यहाँ पर, इसके नीचे कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो चलो करो इसको, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से इसका आई से आई 1 हो जाता है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट आप लोगों को आता भी होगा कि अगर मेरे पास में आई डॉट आई है तो उसका होता है 1, आई डॉट जे है मेरे पास में तो उसका होता है 0, आई डॉट के है तो उसका होता है मेरे पास में 0। क्यों, इनके बीच में एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, यहाँ पर भी 90 डिग्री होता है, और यहाँ पर मेरे पास में क्या होता है, एंगल 0 डिग्री होता है, जिसके कारण में कोस थीटा की वैल्यू 1 आ जाती है। तो केवल और केवल आई से मल्टीप्लाई होगा डॉट में, और जे से मल्टीप्लाई होगा, के से मल्टीप्लाई होगा। अगर वो अपोजिट आप लोग करेंगे तो उसका 0 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली क्या किया यहाँ पर आप लोगों के लिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 और 1 को, तो यहाँ पर मेरे पास में आ गया 2 प्लस जे का जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ये मेरे पास में आ गया 3, और नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या हो गया, इनका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसका, वेलोसिटी का निकालना है, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को निकालने का तरीका क्या है भाई, जो पहला कंपोनेंट है यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर में यहाँ पर कर दूँ, तो यहाँ से करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, 4 प्लस में 9, यानी कि आपके पास में 13 आ गया और इसका रूट आ गया। तो ये अभी आया क्या है, यहाँ पर आप लोगों को मिला भी ए पैरेलल, यानी ये वेक्टर आप लोगों को मिला है। अब क्या रहेगी मेरे पास में, सिंपल कैलकुलेशन रहेगी। सिंपल कैलकुलेशन के अंदर में आप लोगों को करना क्या भाई, तो मुझे एक्सेलेरेशन का बेसिक फॉर्मूला पता है कि एक्सेलेरेशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ए टी स्क्वायर प्लस में जो मेरे पास में ए पैरेलल स्क्वायर है, यानी कि ये मैं परपेंडिकुलर बता दूं, और ये मेरे पास में ए स्क्वायर हो गया। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू निकालो भाई। ए स्क्वायर आप लोगों को गिवन था क्वेश्चन के अंदर में कितना, पीछे पीछे, हाँ, ये मेरे पास में गिवन था ए की वैल्यू आई प्लस में जे गिवन थी, तो आई प्लस में जे का मैग्नीट्यूड करूँ तो यहाँ पर मेरे पास में आ गया √2 का मेरे पास में होल स्क्वायर करूँगा मैं, क्योंकि ए की वैल्यू √2 आई थी ना, उस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई। तो ए टेंजेंशियल परपेंडिकुलर निकालना है, तो ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में ए पैरेलल की वैल्यू भाई कितनी आई आपके पास में, ए पैरेलल की वैल्यू आई थी 5/√13 आई थी, और इस पूरे का क्या लेते हो आप, स्क्वायर लेते हो। तो यहाँ से आप ए परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 2 - 25 डिवाइड बाई 13, ये करेंगे आप लोग। तो यहाँ से करेंगे आप इसको सोल्व आउट, देखना भाई इसको करके, तो ये जो आंसर आएगा आपका 1/√13 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो आंसर आ रहा है ये 13 इंटू 2 26 हो गया, -25 डिवाइड बाई 13 हो गया। तो फाइनल रिजल्ट आप लोगों के पास में क्या बचा, 1/√13। अब ये निकला क्या मेरे पास में, जो आप मोशन देख रहे थे उसके अंदर में, जो मोशन देख रहे थे उसके अंदर में ये निकला आपका सेंटर की तरफ में, जो रेडियल ए आर जो आएगा वो यहाँ पर आपके पास में निकल के आया, क्योंकि टेंजेंशियल तो ये हो गया, और जो सेंटर की तरफ में आएगा रेडियल वही हो गया, जिसको आप लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज इक्वल टू ए परपेंडिकुलर, और ये जो वेक्टर है इसको आप जानते हैं ए पैरेलल। अच्छा, अब मैं ये कहानी क्यों समझाई आप लोगों को, क्योंकि ये कहानी समझाने का मेन मोटिव मुझे यहाँ पर लेके आना था कि मान लो अगर मैं आप लोगों से ये पूछता, ठीक है, परपेंडिकुलर तो आप लोगों ने निकाल दिया, अगर मैं आप लोगों से ये जानना चाहता कि मुझे ये बताओ कि जो वेलोसिटी है, ये तो ए टेंजेंशियल मैंने आप लोगों को दे दिया, ए टेंजेंशियल आप लोगों से पूछता मैं, तब आप उसको कैसे कैलकुलेट करते, या फिर मैं इसकी फॉर्म दूसरी लिख देता, dv/dt ऐसे लिख देता मैं, तब उसका मतलब क्या होता। तो आप लोग यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि मैं अगर, सॉरी, यहाँ पर मैं इसका मॉडुलस लगा देता और मैं पूछता कि ये कैलकुलेट करके बताओ आप, तब उसका क्या कैलकुलेट करते आप लोग। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये चेंज किसको करवा रहा है। जब भी वेलोसिटी को हम मोड में डाल देते हैं तो वो क्या बन जाती है मेरे पास में, स्पीड में बन जाती है। और स्पीड का फॉर्मेशन आप लोगों को बताया था कि स्पीड को वेरी करवाने के लिए कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होता है, ए टेंजेंशियल या फिर ए पैरेलल। तो डायरेक्टली एग्जामिनर जो है वो कहीं ना कहीं आपसे किसके बारे में बात कर रहा है, उसके ए टेंजेंशियल कंपोनेंट की या फिर ए पैरेलल कंपोनेंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ए परपेंडिकुलर तक पहुंचने का रास्ता मुझे ये पता था कि मैं डायरेक्टली तो कैलकुलेट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे थोड़ा सा रिजोल्यूशन आना चाहिए वेक्टर्स का, कि मैं ये बता सकूं कि ए का कंपोनेंट बी के ऊपर में क्या आएगा,
या फिर कहें कि हम इसको डॉट प्रोडक्ट के थ्रू ये लिख सकते हैं, तो ये कंपोनेंट की वैल्यू को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मुझे वैल्यू तो ए को ना ए पता ना कोस थीटा पता, तो उस वैल्यू को मैं वेक्टर्स के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये अप्रोच में क्यों लिख रहा है, क्योंकि मुझे थीटा की वैल्यू नहीं पता है, तो मैं डायरेक्टली इस वैल्यू को फाइंड आउट करने का तरीका यही है कि जो भी वेक्टर है उसका बी के साथ में डॉट प्रोडक्ट कर दो, यानी कि ए का वी के साथ में डॉट प्रोडक्ट कर दो, जिसकी भी मुझे देखनी है, तो जिसके ऊपर मैं इमेज देखनी है मेरे को, जितना उसका कंपोनेंट देखना है, क्योंकि यहाँ पर जो आएगा ए कोस थीटा आएगा, ना थीटा मेरे को पता है, तो मैं डायरेक्टली इस फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए ए डॉट वी कर देता हूँ, और डिवाइडेड बाय जो वी था उसके कंपोनेंट के साथ में, उसके मैग्नीट्यूड के साथ में उसको मैं डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से मुझे ए पर पैरेलल की वैल्यू पता लगी। ए पैरेलल की वैल्यू पता लगने से फ़ायदा ये हो गया मेरे को कि मुझे ए का वैल्यू पता है, क्यों पता है, क्योंकि इनका मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर करके मैं इजीली उसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लूँगा और इस फॉर्मूले के अंदर में रखूँगा। ये मैं कहता हूँ कि आपको हज़ारों क्वेश्चन के अंदर में यही कंसेप्ट लगाने को मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑफ दिस टॉपिक, जो एक्सेलेशन है उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आया तो भाई एक क्वेश्चन और आप लोग करके देख लो, मैं क्वेश्चन आप लोग को दे देता हूँ, आप लोग इसका आंसर मेरे को ज़रूर बताना कि आप लोगों का सही आया नहीं आया। कि v मेरे पास में गिवन है 3i प्लस में 4j, और जो मेरे पास में एक्सेलेशन है उसकी वैल्यू है 2i प्लस में 3i। ये आप लोग को क्वेश्चन गिवन है, ऑप्शन में आप लोग को देता हूँ, दैट विल बी 47/5, 47/5, नेक्स्ट है मेरे पास में रूट 47/5, और नेक्स्ट है मेरे पास ये ऑप्शन है 47/10, ये ऑप्शन है। आप लोग देखो इसके अंदर में कौन सा आप लोगों का आंसर बन रहा है, ठीक है भाई। अगर आप लोगों का आंसर ये बनकर आ रहा है तो सही है, वरना गलत है। इस क्वेश्चन की अप्रोच वही रहेगी, निकालना क्या है मुझे, मैं इसके अंदर में आप लोग को दे रहा हूँ, पहला तो मुझे ये निकाल के दिखाओ आप, ठीक है, समझ गए होगे कि ये वेलोसिटी है और इसका मैंने मॉडुलस लगा दिया है, तो मैं बेसिकली कौन से कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ ये कैलकुलेट करना है, और दूसरा मुझे ए परपेंडिकुलर या फिर ए रेडियल कंपोनेंट बताना है। तो ए रेडियल की वैल्यू मैंने आप लोग को यहाँ पर दे दी है, ये आप लोग कैलकुलेट कर लेना भाई। सिर्फ समझने की ज़रूरत यहाँ पर ये है कि ये जो मॉडुलस लग गया है इसका मतलब ये कौन से की बात कर रहा है, टेंजेंशियल की बात कर रहा है, क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट या फिर बोलूँ कि जो ए पैरेलल कंपोनेंट है वही तो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड को चेंज करवाने के लिए। ठीक, चलो अब नेक्स्ट बात करता हूँ, एक खूबसूरत टॉपिक है एक्सेलेशन का लेकर, बहुत से लोग इस चीज़ को छोड़ देते हैं और कई बार एग्जामिनर जो होता है ना इस लो पोल का फायदा उठाता है। अभी तक हमने एक्सेलेशन को पढ़ा कि एक्सेलेशन दैट विल बी इक्वल टू dv/dt, सिंपल लिख रहा हूँ, अभी मैं वेक्टर फॉर्मेशन इसके ऊपर में नहीं लगा रहा हूँ। क्या मैं इसका, अगर मेरा एग्जामिनर जो है यहाँ पर जो फंक्शन है जो v है मेरे पास में, इस इक्वेशन का मतलब समझो आप लोग कि ये t के रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा है। अगर t के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो v है ना वो किसका फंक्शन रहा होगा, ये मेरे पास में फंक्शन ऑफ टाइम रहा होगा, तभी तो मैं उसको कर सकता हूँ, नहीं तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी जीरो आ जाएगी। अगर फंक्शन ऑफ टाइम नहीं रहा तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी डिफरेंशिएशन की। तो ये कहीं ना कहीं मेरे पास में वेलोसिटी जो है फंक्शन ऑफ टाइम रहा होगा। अगर एग्जामिनर ने कुछ ऐसा किया और कि इसके अंदर में आप लोगों को उसने प्रोवाइड कर दिया मेरे पास में x की वैल्यू, यानी कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की फॉर्मेशन के अंदर में आप लोग को दे दिया, तब आप उसको कैसे कैरी आउट करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं और अच्छे से। तो यहाँ पर मैं इसको ये रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि एक्सेलेशन दैट विल बी इक्वल टू dv/dt की जगह पे मैं इसको लिख दूँ dx, और यहाँ पर भी मैं इसको dx से मल्टीप्लाई कर दूँ, dt से मैं इसको डिवाइड कर दूँ। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूँ कि भाई जो भी कोर्स आप लोग के लिए अवेलेबल है यहाँ पर, उसके अंदर में आपका PDF फाइल्स अवेलेबल हैं, साथ में आपका थ्योरी मटेरियल भी अवेलेबल है। जब आप जाकर देखेंगे ऐप के ऊपर में तो सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर मिल रही हैं, और जो आपके MCQs हैं उनके टेस्ट हैं, DPPs हैं यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर्स हैं, और जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं मतलब कंप्लीट टेस्ट है CPCT के नाम से, वो कंप्लीट टेस्ट होते हैं, कंप्लीट चैप्टर टेस्ट है, वो सारे आप लोग को अवेलेबल हैं, और बिल्कुल कंसाइज वे में आपको थ्योरी पोर्शन इसके अंदर मिलेगा। क्योंकि थ्योरी जो है आप लोग यहाँ पर भी लेक्चर के अंदर में जो पढ़ा रहा हूँ वो कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है, उसके आगे कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें इसके अंदर में कवर करता चलूँगा मैं। वो थ्योरी तो आपको सिर्फ एक रेफरेंस के लिए है कि कोई टॉपिक आपका छूट ना जाए, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आए तो आप वहाँ से उसको समझ सकते हैं ईजिली। अच्छा, और बाकी ये जो भी चीज़ें हैं आप लोग ऐप के ऊपर में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर जो भी कंटेंट डाला गया है बड़े ही सिस्टमेटिक वे के अंदर में डाला गया है। फिर भी आपको कोई क्वेरी होती है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 94168784
402 इस नंबर पर बात कर सकते हैं, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं इसके अंदर में, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं कि मेरे पास में जो एक्सेलेरेशन है इस फॉर्मेशन को मैं कैसे लिखूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार आप लोगों को ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनर जो होता है ना, उसका ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है यहाँ से, एक्सेलेरेशन को एक्स के फॉर्मेशन के अंदर में दे देता है, यानी कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मेशन के अंदर में आप लोगों से पूछ लेता है। तो यहाँ से मैं लिख दूँ कि एक्सेलेरेशन को मैं एक नए रूप में यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये डी बाई डी एक्स तो ठीक है भाई, ये तो हमें समझ में नहीं आया क्या है ये, लेकिन ये हमें समझ में आता है कि डी एक्स बाई डी टी को हम लिख सकते हैं वी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, उसको मैं लिख सकता हूँ वी यानी कि वेलोसिटी। तो ये मेरे एक्सेलेरेशन की नई इक्वेशन डेवलप हो गई है, दैट विल बी इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। अच्छे से याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना, क्योंकि बार बार आप लोगों को आगे के चैप्टर्स के अंदर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसलिए पढ़ाई जा रही हैं आप लोगों को, क्योंकि एक्सेलेरेशन जो है ना बहुत वास्ट टॉपिक अपने आप में, ये समझ में नहीं आया ना तो आपको आगे चाहे कंस्टेंट मोशन में चले जाओ, कनेक्टेड मोशंस के अंदर में चले जाओ, आप एनएलएम के अंदर में चले जाओ, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अंदर में, हर जगह पे आपका जो कंसेप्ट है ना बिगड़ता चला जाएगा। इसलिए काइनेटिक्स जो है ना, काइनेटिक्स जो है, काइनेमेटिक्स, वो आपके मैकेनिक्स की एकदम नींव है। अगर ये नहीं आया तो कुछ नहीं आया। तो एक्सेलेरेशन के दो फॉर्मूलाज हमें याद हो गए हैं कि एक्सेलेरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डीवी बाई डी एक्स से, सॉरी डीवी बाई डी टी से, पहला फॉर्मूला। दूसरा एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ए टेंजेंशियल कंपोनेंट प्लस में ए रेडियल कंपोनेंट। अब मेरे को अच्छे से बताओगे आप लोग कि ए टेंजेंशियल कहाँ पर लेके जाता है भाई, वेरी गुड, ए टेंजेंशियल उसकी स्पीड को चेंज करता है, और ए रेडियल क्या चेंज करता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है। अगर ये फिर भी समझ में नहीं आए तो आप एक सर्कुलर मोशन बनाओ, यहाँ पर आप लोग डालो उसका ए टेंजेंशियल और यहाँ पर डालो ए रेडियल। अब देखो कि ये किसके अलोंग जा रहा है, तो ये वेलोसिटी को यानी कि उसकी स्पीड को चेंज करवाएगा, और अंदर की तरफ में कौन खींच रहा है, ए रेडियल खींच रहा है, तो उसके डायरेक्शन को चेंज करवाएगा। तो दो कंपोनेंट हो गए। और तीसरा एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला अभी आप लोगों ने पढ़ा, दैट विल बी इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। तो तीन फॉर्मूले एक्सेलेरेशन के हैं, कोई भी क्वेश्चन आप अप्रोच करो तो तीनों आपके दिमाग के अंदर में ये आने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से इसके अंदर में क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन गिवन है कि मेरे पास में v दैट विल बी इक्वल टू 2x गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ भाई मैं आप लोगों को। ये इसके अंदर में गिवन है कि मेरे पास में v जो है दैट विल बी इक्वल टू 2x है। आपको एक्सेलेरेशन जो है वो टाइम का कंपोनेंट निकालना है, यानी कि टाइम का फंक्शन निकालना है, ठीक है। कैसे निकलेगा समझेंगे उसको। तो ये कह रहा है कि कुछ इनिशियल कंडीशन है कि टाइम इज इक्वल टू 0 है, और x जब टाइम इज इक्वल टू 0 है तो x की जो वैल्यू है वो मेरे पास में 2 मीटर है, x की वैल्यू 2 मीटर है। ऑप्शन आप लोग को दे रहा हूँ मैं, ऑप्शन पहला है, ऑप्शन आपके पास में आ रहा है 2e2t, दूसरा आ रहा है मेरे पास में 4e2t एक्सपोनेंशियल की पावर, तीसरा ऑप्शन आ रहा है 8 एक्सपोनेंशियल 2t, और नेक्स्ट मेरे पास में आ रहा है 8 एक्सपोनेंशियल माइनस 2t। तो आपको देखना है कि इसके अंदर में कौन सा ऑप्शन मेरे पास में वैलिड है। गिवन ये कंडीशन है कि वेलोसिटी जो है वो मेरे पास में 2x है, यानी कि वो किसका फंक्शन दे रखी है, वो मेरे पास में डिस्टेंस का दे रखा फंक्शन, लेकिन मुझे निकालने के लिए बोल क्या रहा है वो बोल रहा है कि भाई आपको एक्सेलेरेशन निकालना है, किसका फंक्शन, टाइम का फंक्शन निकालना है। अब यहाँ पे तो मेरे पास में x गिवन है, मैं टाइम का कैसे निकाल सकता हूँ। चलो शुरुआत करते हैं, हो सकता है कुछ हमारे पास में सॉल्यूशन निकल कर आ जाए इससे। ये बेसिक डेफिनेशन बताओ, अपनी बेसिक डेफिनेशन के ऊपर में जाओ कि v को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट कैन बी रिटन एज डी एक्स बाई डी टी लिख सकता हूँ भाई। बिल्कुल, देखो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, हर क्वेश्चन आपको नया जरूर लग रहा होगा, लेकिन मुझे नया क्वेश्चन इसलिए लेना पड़ रहा है कि मुझे पता है कि मैं अपनी क्लास के अंदर में कैसे पढ़ाना है, कैसे सभी टॉपिक्स को इंटर रिलेट करवाते हुए चलना है। अब पिछला टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ये फॉर्मूले से रिलेटेड, जब मैं डिस्टेंस एवरेज वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रहा था, तो उनका रिलेशन आगे भी आएगा। तो मुझे अपना जो लेक्चर शेड्यूल है किस तरह से चीज़ों को लेना है, कैसे इनको कनेक्ट करना है, ताकि फाइनली जब आप चैप्टर के लास्ट में पहुंचो ना, तो आप क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ में कंसेप्ट के टॉपिक्स को आपस में कोरिलेट कर सको। और जब तक आप कोरिलेट नहीं करना सीखोगे ना, तब तक चीज़ें आप लोगों को नहीं आएंगी, हमेशा फिजिक्स आप लोगों को डिफिकल्ट ही लगेगी। मैं बार बार कहता हूँ कि आपको हज़ारों क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है फिजिक्स के अंदर में, आप एक ही क्वेश्चन लगाओ, लेकिन अच्छे से उसके कंसेप्ट को समझ लो। कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो कैसा भी एग्जामिनर फिर तो वैल्यूज़ को चेंज करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता, वो उसके हाथ में कुछ है भी नहीं। और चलो अब बात करें, डी एक्स बाई डी टी मैंने दे दिया, मैं ये फॉर्मेशन लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको 2x लिख दिया, गिवन है। अब यहाँ मैं ये कर सकता हूँ कि जो मेरे पास में x है उनको एक तरफ में लिया, और यहाँ मैंने ले आया dx बाई एक्स ले आया, और यहाँ पर मेरे पास में आ गया 2dt।
ये समझ आता है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, इसको यहाँ से मैं कर सकता हूँ इसका इंटीग्रेशन, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दो, इसको भी इंटीग्रेट कर दो और यहाँ पर भी इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन क्यों कर रहा हूँ समझ में आएंगी अभी। x को मैं कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकता हूँ अब देखो ये इनिशियल कंडीशन है। इनिशियल कंडीशन का मतलब यह है कि भाई ये अगर मेरे पास में ओरिजिन है तो टाइम यहाँ से मैंने शुरुआत करी है, यानी कि जब टाइम इक्वल टू 0 था। ये मेरे पास में इनिशियल पोजीशन हो सकती है 0 पर कभी ऑब्जेक्ट रहा हो, लेकिन जब मैंने टाइम नोट करना शुरू किया तब मेरी ऑब्जेक्ट थी मेरे पास में 2 मीटर पर कहाँ से, ओरिजिन से 2 मीटर पर थी। मान लो 9 बजे यहाँ पर थे, मेरी ऑब्जेक्ट चलकर यहाँ पर आ गई, फिर मेरे मन में आया यार नहीं, मैं क्या करता हूँ कुछ कैलकुलेशंस करनी शुरू करता हूँ। तो 9:05 पर मैंने मन किया और अपनी कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिजिन से कोई रेफरेंस पॉइंट होगा, वहीं से तो हम कैलकुलेट करते हैं, वो 2 मीटर पर थी। तो ये x जो है ये 2 मीटर से चलना शुरू करेगा और कहाँ तक जाएगा भाई, ये x में कहीं पर भी जा सकता है, कितने भी डिस्टेंस पर जा सकता है। तो ये मेरे पास में x आ गया, ठीक भाई। अब दूसरा मेरे पास में टाइम है, टाइम कहाँ से जा सकता है, टाइम की शुरुआत कहाँ से करी थी हमने, 0 से करी थी, तो 0 से कहाँ तक जा सकता है, ये t तक जा सकता है, मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब ये इंटीग्रेट आप लोगों को करना आता होगा कि अगर मेरे पास में dx बाई डी एक्स लिखा हुआ है और इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपका log नेचुरल x आ जाता है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ log नेचुरल x और लिमिट इसकी क्या हो गई है, 2 से x तक हो गई है। इसको मैं कर सकता हूँ, 2 मेरे पास में कांस्टेंट है, t का क्या आ गया, dt का क्या आ गया, मेरे पास में t आ गया। लिमिट इसकी आ गई है 0 to t आ गई है। ये पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन लेना भी सिखाया था कि कैसे आप उसको इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ करेंगे आप log नेचुरल x माइनस में log नेचुरल 2 और यहाँ आ गया आपके पास में 2t माइनस में 0 आ गया। इसको आप ये भी लिख सकते हैं log नेचुरल x बाई 2 और यहाँ मेरे पास में आ गया 2t आ गया, ठीक। अब दोनों साइड में क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसके अंदर में रिप्रेजेंट करना चाहें यानी एंटीलॉग इसके अंदर में ले सकते हैं, तो आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जब आप इसको एंटीलॉग करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास में x बाई 2 और इधर मेरे पास में पावर आ जाएगी इसकी कितनी भाई, ये मेरे पास में पावर पर आ जाएगा ये 2 जो था, यहाँ वाला 2 है, ये यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ e की पावर में 2t, एक्सपोनेंशियल में चली जाएंगी पावर दोनों साइड में। तो ये मेरे पास में बचा x दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ e2t, ये मेरे पास में आ गया x दैट विल बी इक्वल टू 2t। ऑप्शन देखो, ऑप्शन मेरे पास में ट्वाइस ऑफ इट, सबसे पहला ऑप्शन यही दे रखा है, आपको तो मिल गया, ये इंटीग्रेट किया और ऑप्शन मिल गया, क्या करोगे इसको टिक करोगे और निकल जाओगे आगे। लेकिन भाई थोड़ा सा और सोच लो, हमें अभी क्या मिला है, जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो किसके फंक्शन में मिली है, मुझे टाइम के फंक्शन में मिली है। जाओ कॉन्सेप्ट्स के पीछे, पिछली जो क्लास के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बात करी थी कि x से मैं किस में जा सकता हूँ, v से जा सकता हूँ और v से मैं किस में जा सकता हूँ, एक्सेलेरेशन के अंदर भी जा सकता हूँ। तो आ जाओ उसी के ऊपर में, x आपके पास में क्या है भाई, ट्वाइस ऑफ e2t आ गया। पहला डिफ्रेंशिएशन करो, तो पहले डिफ्रेंशिएट करोगे dx बाई dt को, तो ये मैंने टाइम के अक्रॉस में डिफ्रेंशिएट किया तो मुझे मिला v दैट विल बी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल का, जब भी आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, बाकी उसके अंदर में कोई चेंज नहीं रहता। तो ये 2 आ गया और e की पावर एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ बना रहेगा मेरे पास में, ठीक। तो ये मेरे पास आया 2 बाहर निकल कर आ गया, तो ये मेरे पास में बन गया 4e2t, एक 2 इसका आया और एक 2 मेरे पास में ऑलरेडी यहाँ पर था, तो ये यहाँ पर बन गई आपके पास में वेलोसिटी। ये क्या मैं एक्सेलरेशन पर पहुंचा, अभी नहीं पहुंचा, लेकिन मुझे पता है कि वेलोसिटी जो है अब किस फंक्शन में आ गई है, टाइम के फंक्शन में आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको दोबारा से इंटीग्रेट कर डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो dv बाई dt में करूँ तो ये पावर जो 2 है वो आगे आ जाएगी, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना बचेगा 8e2t और यही मेरे को क्या गिवन है, एक्सेलरेशन। अब बताओ मेरे को, क्या आपने एक्सेलरेशन टाइम के फॉर्म में निकाल लिया, बिल्कुल निकाल लिया। कैसे निकाला, चीज़ें मैंने आप लोग को यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है कि x आप लोगों को गिवन है तो आप उससे टाइम के अंदर में भी जा सकते हैं, यानी कि वेलोसिटी जो है फंक्शन ऑफ x है। तो मुझे ये बेसिक पता था, मेरे दिमाग के अंदर में इमेज ये थी कि भाई मैं v को ये रिप्रेजेंट कर दूँ, उसका बेसिक फॉर्मूला मुझे पता था कि dx बाई dt की फॉर्म के अंदर में मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और वहाँ से मैं इसको कैलकुलेट करता हुआ आगे की तरफ मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ, कौन सा, x को एलिमिनेट कर सकता हूँ या फिर उसकी फॉर्म को मैं t की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जिससे मैं क्या करूँ, उसको इंटीग्रेट करूँ, डिफ्रेंशिएट करूँ बाद में, तो वहाँ से मुझे क्या मिल जाए, a से जो x है, x से कहाँ चला गया भाई आगे, ये रहा,
x से मैं क्या निकाल लूँगा, v आ जाएगा, और v से मैं क्या निकालूंगा, a पर मैं इजीली पहुंच सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करता हूँ, थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के लिए 4। क्वेश्चन गिवन है x दैट विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। ये आप लोग को क्वेश्चन गिवन है, और आपको निकालना क्या था इसके अंदर में, इसके अंदर में आप लोग को निकालना है v दैट विल बी फंक्शन ऑफ x, ये आप लोग को निकालना था। ठीक है, कोई इशू नहीं। हो सकता है कि मैं x वेलोसिटी जो है उसके x के फंक्शन में, या फिर x को वेलोसिटी के फंक्शन में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे टाइम, ये जो फंक्शन है यहाँ पर तो x और t के बीच में फंक्शंस गिवन है क्वेश्चन में, क्या अप्रोच लगानी चाहिए मुझे ये पता है कि अगर मुझे वेलोसिटी बनानी है इसको, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँ। चलो जी, डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, dx/dt, तो मेरे पास में बन गई ये वेलोसिटी। ओके, तो इसको भी तो डिफरेंशिएट करो, 2t प्लस में 2 बन गया। यहाँ से मैं t को एलिमिनेट कर सकता हूँ, मतलब t को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूँ ऐसे कि ये मेरे पास में बनेगी वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू 2t प्लस में 2, और t को यहाँ पर हम लिख सकते हैं v माइनस में 2 डिवाइड बाई 2। ये आपके पास में वेलोसिटी जो है वो बनकर आ गई है, जो टाइम है वो फंक्शन बन गया किसका, वेलोसिटी का। अब मुझे पूछा क्या गया था क्वेश्चन के अंदर में, वेलोसिटी और टाइम के जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में फंक्शन पूछा गया था। तो कोई इशू नहीं इसके अंदर में, आप लोग इसकी वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर दें। तो x दैट विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करोगे, v माइनस 2 डिवाइड बाई 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस में 2v माइनस में 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। ये आपके पास में क्या आ गया, आंसर आ गया। देख लो आप कि वेलोसिटी यहाँ पर गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, और ये x गिवन है, कहीं भी टाइम का फंक्शन मैंने नहीं लिया। तो मुझे ये पता है कि एलिमिनेट कैसे करना है। हो सकता है कि मुझे कभी डिफरेंशिएट करना पड़े, हो सकता है कभी मुझे इसके अंदर में इंटीग्रेट करना पड़े, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में चलती रहेंगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन लूँ मैं, या हो जाएगा आप लोगों का। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ, आप खुद करके देखना इसके अंदर में ट्राई। तो क्वेश्चन मेरे पास में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है भाई। आप थोड़ा बहुत खुद भी तो एफर्ट करो ना, चीज़ें वो ही हैं, बस आपको कंसेप्ट मैं जरूर दे दूंगा इसके अंदर में, बता दूंगा क्या करना है आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा सोर्स डेवलप आप लोगों को करना पड़ेगा। मैंने कहा कि एक्सेलेरेशन जो है वो वेलोसिटी का फंक्शन है। आप लोगों से पूछा गया है कुछ इनिशियल कंडीशंस मैं आप लोगों को देता हूँ कि x इज इक्वल टू 0 है, तो वहाँ पर वेलोसिटी जो है वो मेरे पास में 2 मीटर पर सेकेंड है, ये गिवन है डेटा। तो यहाँ से आप लोगों को पूछा गया है कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम x पूछा गया है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन आप लोगों से पूछा गया है। तो कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट, याद करना एक फॉर्मूला मैंने एक्सेलेरेशन को लिखवाया था, आप लोगों को दिमाग के अंदर में चलाओ कि एक्सेलेरेशन का मुझे 3 फॉर्मूला पता है। पहला फॉर्मूला तो मुझे ये पता है कि dv/dt होता है, उससे तो मैं कहीं पर भी मेरा x निकाल नहीं सकता, तो ये फॉर्मूला तो मैं यूज़ नहीं करूँगा। अब आ जाओ अपना जो मास्टर फॉर्मूला भी बताया था मैंने आप लोगों को, दैट dv/, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताओ, dx, यही था फॉर्मूला। देखो आपके पास में x भी आ गया, एक्सेलेरेशन को आपने इसके अंदर में तोड़ भी लिया है, तो पूरा फंक्शन मेरे पास में वेलोसिटीज़ के अंदर में और डिस्प्लेसमेंट के अंदर में आ गया। मुझे पूछा क्या गया था, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बस आगे करना क्या आपको, इंटीग्रेट, डिफरेंशिएशन, यही करना है। इंटीग्रेट करो, आपके पास में आंसर आ जाएगा। आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई एक्स आप लोगों को मिलने वाला है। बस ये इमेज आप लोगों को दिमाग में होनी चाहिए कि कैसे आपको क्वेश्चन की अप्रोच करनी है। मैंने देखा एक्सेलेरेशन को मैं इस फॉर्मूले से तो कैलकुलेट कर नहीं सकता, लेकिन मुझे एक मास्टर फॉर्मूला बताया गया था एक्सेलेरेशन का कि ये बार बार यूज़ होगा, और दैट इज dv/dx, यानी कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और यहाँ पर मेरे पास में वेलोसिटी आ गई। ऐसे हजारों इसके अंदर में न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए डेवलप हो सकते हैं। और ये जो मैं अलग अलग रिलेशन आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ ना, ध्यान से सुनो इसको। पिछले केस के अंदर में मैंने क्या पूछा था कि x जो है वो फंक्शन ऑफ मेरे पास में टाइम है, यानी कि x जो फंक्शन है मेरे पास में टाइम का, और मैं पूछ क्या रहा था, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस पूछ रहा था। ऐसे 30 टोटल हमारे पास में 30 ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं जहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारे आप लोगों को यहाँ पर करवा दिए। इन्हीं रिलेशंस को आप लोगों को इसके अंदर में ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा आप लोगों से कोई पूछेगा नहीं अपने एग्जाम के अंदर में। फिर भी मैं एक थोड़ी सी रिलेशन आप लोगों को बता देता हूँ, जो 6 हमारे पास में स्टैंडर्ड रिलेशंस होती हैं, आप इनके कॉम्बिनेशन बना लेना भाई। एक्स और टी के बीच में होती है, वी और टी के बीच में होती है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, एक्सेलेरेशन और टाइम के बीच में। फिर 3 रिलेशन मेरे पास में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी के बीच में, एक्सेलेरेशन और डिस्टेंस यानी कि जो मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, इनके बीच में रिलेशंस होती हैं। और यहाँ से टोटल आपके पास में कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं, 30 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। कभी क्या बनेगा आपका कॉम्बिनेशन, एक्स इन दोनों का बन जाएगा, फिर इसका बन जाएगा, फिर इनका उल्टा बन जाएगा,
कि मेरे पास में वी और एक्स का, वी में से एक्स में लेके जाऊँ, फिर ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, ए से मैं एक्स के अंदर में जाऊँ, फिर नेक्स्ट रिलेशन क्या बन सकता है, वी से ए के अंदर में और ए से वी के अंदर में। ऐसे 30 रिलेशन मेरे पास में टोटल बनते हैं। तो जैसा जैसा आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए, आपको बेसिक फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए। देखो जो भी आपका इसके अंदर में फिजिक्स पढ़ेंगे ना, तो आप लोगों को डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जब भी वेलोसिटी पूछे ना, तो आपको खाली वेलोसिटी ये नहीं याद रहनी चाहिए कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। आपको इसका डिफरेंशियल फॉर्म पता होना चाहिए। क्या डिफरेंशियल फॉर्म है कि dx/dt, ये आपके तुरंत दिमाग के अंदर में क्लिक करना चाहिए। जब भी एक्सेलेशन पूछे ना, तो एक्सेलेशन पूछते ही आपके दिमाग के अंदर में क्लिक करना चाहिए dv/dt, या फिर कौन सा फॉर्मूला, बिल्कुल मास्टर फॉर्मूला, दैट इज dv/dx। और वो तो मैंने ही कहा था कि आपका जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि जो एक्सेलेशन है, वो दो का कॉम्बिनेशन होता है, ए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में ए पैरेलल का स्क्वायर, और इस पूरे का हम रूट ले लेते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास में ये होते हैं। तो आपको हमेशा इनकी डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर में जाना है। इस फॉर्मूले से आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर सकते हैं जब आपके डिस्टेंस वगैरह गिवन हो, लेकिन आपको अगर बहुत बड़ी यानी इंटीग्रेट करना पड़ गया या फिर छोटे छोटे टुकड़ों के बारे में पूछ लिया, तो आपको इसकी डिफरेंशियल फॉर्म पता होना चाहिए। तो ये बिल्कुल आप लोग इसके अंदर में कंठस्थ कर लें कि जब भी मैं जहाँ पर भी की पॉइंट लिख लेता हूँ कि जब भी आपके पास में वेलोसिटी या फिर एक्सेलेरेशन का कोई भी फॉर्मूला दिमाग में आए, तो हमेशा क्या आना चाहिए, डिफरेंशियल फॉर्म। हमेशा आप लोग को क्या याद करनी है, उसकी एक डिफरेंशियल फॉर्म हमेशा याद करनी है। डिफरेंशियल फॉर्म के साथ में ही आपको इसके कैलकुलेशंस को कैरी आउट करना है। चलो जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके अंदर में। हाँ, अब जो है ना काइनेमेटिक्स जो आप पढ़ रहे थे ना, इतनी कहानी जो आप लोग को पढ़ाई है ना, वो कहानी कहाँ तक मुझे लेके जाएगी, वो कहानी मुझे थोड़े से न्यूमेरिकल सोल्व करवाने तक लेके जाएगी। या फिर आप लोग जो कहानी अपनी काइनेमेटिक्स को लेकर पढ़ते हैं, वो काइनेमेटिक्स की जो कहानी जो ख़त्म कर देते हैं आप लोग ना, वो 3 इक्वेशंस पर कर देते हैं। इक्वेशन सोल्व करवाऊँ या नहीं, चलो आप लोग का इच्छा है तो मैं थोड़ा सा बना देता हूँ इसको। अभी मैंने कहा कि हम पूरी काइनेमेटिक्स जब आगे पढ़ेंगे ना, तो इसके अंदर में एक सबसे बड़ा अजम्पशन हम ये लेकर चलेंगे कि हमारा जो एक्सेलेरेशन है ना, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस बात को गांठ बांध लेना, बार बार मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा कि थ्रू आउट हमारा जितना भी काइनेमेटिक्स चलेगा, उसके अंदर में एक्सेलेरेशन हमेशा क्या लेना है, कांस्टेंट लेकर चलना है। कांस्टेंट का मतलब क्या है मेरे पास में, कांस्टेंट का मतलब है कि मान लो मैंने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया, वेलोसिटी मेरे पास में 0 है, अगले 1 सेकंड बाद 2 हो जाएगी, अगले 1 सेकंड बाद 4 हो जाएगी, अगले 1 सेकंड बाद में 8 हो जाएगी। यानी कि हर एक के बीच में कितना वेलोसिटी का चेंज आ रहा है, 2 का चेंज आ रहा है। तो हमेशा ये कांस्टेंट हमें लेकर चलना है। जैसे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आप लोग लेकर चलते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हर सेकंड के अंदर में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसकी, 10 मीटर पर सेकंड से हो रही है। यानी कि आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा, ऊपर से फेंकना चाह रहे हैं, छोड़ा तो ये 0 थी, फिर थोड़ी देर के बाद में 10 हो गई है, फिर 20 हो गई है। ऐसे मेरे पास में इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि आपकी वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब ये है कि वो इक्वल रेट से चेंज हो रही है। बस इतनी कहानी आप लोग को इसके अंदर में ध्यान रखनी है। चलो, अगर ये मेरे को ध्यान में समझ में आ जाती है, तो मैं इससे अपना पहला इक्वेशन निकाल सकता हूँ कि मुझे पता है, मैंने कहा कि पूरा डिफरेंशियल आप लोगों के दिमाग के अंदर में आ जाना चाहिए। जब भी आपको ये चीज़ें देखने को मिले, एक्सेलेरेशन मिले या फिर आपको वेलोसिटी देखने को मिले, तो एक्सेलेरेशन को मैं लिख सकता हूँ dv/dt। ये मैंने लगा दिया, इसके ऊपर में वेक्टर है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी और मेरे पास में एक्सेलेरेशन, उन दोनों की क्या है, डायरेक्शन सेम है। सही बोल रहा हूँ? नहीं, समझ चुके होंगे क्या मैंने इसके अंदर में गलत बोला। वेलोसिटी का नहीं, इस पूरे चेंज का डायरेक्शन और मेरे पास में एक्सेलेरेशन है, उसका डायरेक्शन सेम है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि ये मेरे पास में वेलोसिटी है और ये मेरे पास में पहला पोजीशन थी, ये दूसरी पोजीशन थी। इनका वेक्टर का जो आ रहा था अंदर की साइड में आ रहा है, तो इनका जो चेंज आया है ना, और एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन वो मेरे पास में सेम है। ठीक, तो यहाँ से आपने इसको लिखा। मैं ये कर सकता हूँ इसको इंटीग्रेट करने के लिए कि इसको dv, क्योंकि एक्सेलेरेशन जो मेरे पास में फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, इसके अंदर में कांस्टेंट वैल्यू है, ये अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दूँ, dv/dt कर दूँ, a इंटू में dt कर सकता हूँ। अब दोनों साइड को मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेट करता हूँ। अब इंटीग्रेट वेलोसिटी जो है ना, इंटीग्रेट करने का मतलब ये होता है कि कोई एक इनिशियल पॉइंट होगा और एक कोई फाइनल पॉइंट होगा। अब दोनों पॉइंट्स का पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी दिमाग में थोड़ा सा ना एक प्रैक्टिकल विजुलाइजेशन करते हैं। आप एक गाड़ी के अंदर में बैठे हैं, ठीक है भाई, गाड़ी के अंदर में बैठे हैं और इस गाड़ी को चलाना चाह रहे हैं, तो पहले आपकी गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो वो जो इनिशियली आप जिस पोजीशन पर है, यानी कि जब हमने ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया, ध्यान रखना इस पॉइंट को,
हमारी हो सकता है कि वेलोसिटी इनिशियली शुरू में 0 हो मेरे पास में, कुछ देर के बाद में कुछ मीटर पर सेकंड हो जाए। हो सकता है मैं उस टाइम पे मेजर कर रहा हूँ जब आपकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो रखी हो, 0 पर नहीं मैंने मेजर किया। तो जब यहाँ पर मेजर कर रहा हूँ ना, तो ये ऑब्जर्वेशन जो है वो मेरा क्या कहलाएगा, इनिशियल कराएगा। और इनिशियल को हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। जब काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर फाइनली मैं इसका दूसरा पॉइंट कहीं मेजर करता हूँ, मान लो ये थोड़ी देर के बाद में यहाँ पर चली गई है और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वेलोसिटी है इसको मैं क्या बोलूँगा, इसकी फाइनल वेलोसिटी, और उसको फाइनली वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी वेक्टर से। तो देखो अब जो मेरा एक इनिशियल पॉइंट था और एक फाइनल पॉइंट था, कहाँ से कहाँ तक जा रहा हूँ मैं, यहाँ से मैं जा रहा हूँ यू से और कहाँ तक, वी तक जा रहा हूँ। ठीक है भाई। अब जो टाइम है, एक्सेलेरेशन तो मेरे पास में क्या है, कांस्टेंट है। टाइम जो है वो वेरी करता है। जब मैंने ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया तो वो ऑब्जर्वेशन का टाइम मेरे पास में क्या कहलाता है, जीरो टाइम कहलाता है। और जब तक मैंने उसको ऑब्जर्व किया, यानी कि टी टाइम तक, मुझे नहीं पता कि मैं 1 सेकंड कर रहा हूँ, 2 सेकंड कर रहा हूँ, 3 सेकंड कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस अपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट से यहाँ तक पहुँच रहा हूँ। तो इनिशियल पॉइंट को मैंने जीरो लिया है, तो ये टाइम जो है वो जीरो से कहाँ तक वेरी कर सकता है, टी तक वेरी कर सकता है। ठीक है। अब ये इंटीग्रेट करेंगे, जो वेलोसिटी है इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो खाली, मैंने बताया भी था आपको कि जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे, जैसे 1/dv है, तो यहाँ से मेरे पास में डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ये मेरे पास में आ गया। और ये मेरे पास में जो भी लिमिट होगी, ये x है y है, तो ये x और y लग जाता है। पहले अपर लिमिट आती है, फिर मेरे पास में लोअर लिमिट आती है, और दोनों को आपको माइनस करना होता है। ये इंटीग्रेशन का बेसिक एक रूल होता है। तो ये थोड़ा सा आप लोग को इसके अंदर में ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन के जो रूल्स होते हैं। तो यही मेरे को वो करना है कि v माइनस में u कर दूं। ठीक है भाई। यहाँ से एक्सेलेरेशन जो मैंने लिया, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, t माइनस 0 कर दिया, यहाँ पर आ गया मेरे पास में ये। तो ये वैल्यू मेरे पास मैंने v वेक्टर फॉर्म में लिख दूं मैं अगर, तो ये एक्सेलेरेशन और ये बन गया मेरे पास में टाइम। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास में आ गई v इज इक्वल टू यू प्लस में at। बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ें हैं, मैं इनके ऊपर में ज़्यादा काम नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे आपका अप्रोच जो है ना इन क्वेश्चन से ऊपर उठाना है। जहाँ पर आप लोग काइनेमेटिक्स को छोड़ देते हैं, वहाँ से जो शुरुआत करनी है वो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में देखने के लिए देखनी ज़रूरी है। तो ये मेरे पास में आया, पहला इक्वेशन बन गया भाई, जो आप लोग रटते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस में at। वेक्टर फॉर्मेशन के अंदर में मैंने यह लिख दिया। वेक्टर फॉर्मेशन क्यों लिखा भाई, वेक्टर फॉर्मेशन में ये हो सकता है कि आपको ये जो वेलोसिटी है ना, सिंपल 2 3 4 ये ना मिले, ये आपको ऐसे मिले 2i प्लस में 3 से। तो घबराना नहीं है इसको देख के, घबरा गए ना तो वहीं खत्म हो जाएगी सारी चीज़ें। आपको इन्हीं के फॉर्म में लिखना है, इन्हीं के फॉर्म में सोल्व करना है। यहाँ पर मान लो मेरे पास में एक्सेलेरेशन की कोई वैल्यू आ गई 2i प्लस में 4j आ गया। ये मेरे पास में u की वैल्यू कोई आ गई, मान लो i प्लस में j आ गया। तो रखो इनकी वैल्यूज़ को, i और j की वैल्यूज़ के अंदर में कैलकुलेट करो, जो भी आपका आंसर आए उसके अकॉर्डिंग, जो भी आपको निकालने के लिए बोला जाए, v निकालने के लिए बोले, u निकालने के लिए बोले, या फिर a निकालने के लिए बोले, कोई भी दो डाटा आप लोगों को इसके अंदर में गिवन होगा। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पर बात करूँ तो इसी को मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि जो मेरे पास में v है, देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कितना ज़बरदस्त खेल यहाँ पर चल रहा है कि ये मेरे पास में आ गया v इज इक्वल टू यू प्लस में at। ये इक्वेशन आप लोगों को पता है। dv को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल फॉर्मूला है dx बाई dt लिख सकता हूँ। ठीक है भाई। u को मैं क्या लिख सकता हूँ, u को एज इट इज़ में रख देता हूँ, at आ गया। ठीक। अब यहाँ पर मैं टाइम को एक तरफ में लेके चला जाता हूँ, तो यहाँ मेरे पास में बचा dx और ये बचा मेरे पास में u वेक्टर dt प्लस में at। तो यहाँ पर जो इक्वेशन मेरे पास में बनकर आ जाएगी, इसको इंटीग्रेट करेंगे आप दोनों साइड में, यहाँ भी आ गया dt। तो फाइनली इंटीग्रेशन के बाद में जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी इक्वल टू s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। ये सब ने आप लोगों को पता भी होगा इसके बारे में। तो यहाँ से आपके पास में इक्वेशन ये निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो s है वो वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर जो कैलकुलेशन होती है, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये s एक्चुअल में डिफाइन किसके लिए होता है, क्या इससे कैलकुलेट होता है। तो ध्यान रखना भाई, यहाँ से जो s निकल कर आएगा ना, वो मेरे लिए हमेशा क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस नहीं होता ये। ठीक है। अगर मान लो एक बॉडी यहाँ से ऐसे मूव करके वापसी आ गई है ना, और इसी पॉइंट पर आ गई, तो इस s की वैल्यू जो है वो जीरो आएगी। डिस्टेंस तो कभी जीरो हो नहीं सकता। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, हिंट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आगे के क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो वापसी उसी पॉइंट पर आ गई है, तो वहाँ पर मेरे पास में s यानी कि जो ये वैल्यू इसके अंदर पुट डाउन करेंगे तो वो जीरो आ जाएगी। और जीरो आने का मतलब है कि मैं किसकी कैलकुलेशन कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट की कर रहा था। u भी अपने आप वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलेरेशन भी अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है, हालांकि वो अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू है।
लेकिन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इक्वेशन जो है मेरे पास में बिल्कुल वैलिड है एज पर जो रूल्स होते हैं, जो मेरे पास में वेक्टर के रूल्स होते हैं। तो तीसरी इक्वेशन जो आप लोगों को याद है, वी स्क्वेयर, एक्चुअल में ये वी स्क्वेयर कुछ इस तरह से होता है, वी मैग्नीट्यूड माइनस में यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड इट इज इक्वल टू 2as, इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं ये जो मेरे पास में वैल्यू आई है वी स्क्वेयर माइनस, जो जर्नली आप लोग लिखते हैं वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 2as। अब ये इक्वेशंस ऐसी हैं जो कि आप लोग अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से मतलब कि जब भी आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ना शुरू किया था तब से आप लोगों ने इन चीज़ों को सीखा है। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके ऊपर में जो इक्वेशंस आप लोगों ने पढ़ी है ना, किस तरह के क्वेश्चन डिज़ाइन कर सकता है एग्जामिनर। एक तो तरीका ये होता है कि पहला मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बेसिक इसके बारे में बता देता हूँ, जो जिनको थोड़ा सा एक आइडिया होगा और नहीं भी होगा तो आप लोगों को एक पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन कब यूज़ करते हैं। तो पहली क्वेश्चन है मेरे पास में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक। दूसरी क्वेश्चन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये क्वेश्चन है। और तीसरी क्वेश्चन है मेरे पास में वी स्क्वेयर माइनस में यू स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 2as होती है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आप लोग को दिया जाता है ना, जो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे, उसके अंदर में कोई भी देखो, इसके अंदर में 1 2 3 4, तो आप लोग ये बोलो कि 4 हमारे पास में टोटल कंपोनेंट्स होते हैं, 4 हमारे पास में क्वांटिटीज़ होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है मेरे पास में इनिशियल वेलोसिटी, एक होती है फाइनल वेलोसिटी, एक होता है एक्सेलेरेशन और चौथा होता है मेरे पास में टाइम, और पांचवा होता है मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट, जो यहाँ पर आप लोग को दे रखा होगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो भी गिवन चीज़ें हैं ना, उनको आप लोगों को क्या करना है, राइट डाउन कर लेना है। 1 2 3 4 जितनी भी आप लोगों को गिवन चीज़ें हैं, फिर आपको ये देखना होता है कि कौन से इक्वेशन के अंदर में मेरी वो 3 या 4 जो भी चीज़ें आप लोगों को गिवन है वो वहाँ पर वैलिड हो रही है। मान लो यहाँ पर मेरे को क्वेश्चन के अंदर में दे रखा होता कि वी मेरे को गिवन होता, ए मेरे को गिवन होता, टाइम मेरे को गिवन होता, और पूछ रहा होता इनिशियल वेलोसिटी बताओ, तो मैं ये ढूंढता कि इनिशियल वेलोसिटी कौन कौन सी इक्वेशन के अंदर में अवेलेबल है। तो यहाँ पर इक्वेशन के अंदर में यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और इसके अंदर में भी है। फिर मैं जाता कि मेरी जो भी गिवन है उसको एनसर्कल करते चलो। तो एनसर्कल मैंने वी को किया, यहाँ मैंने वी को एनसर्कल कर लिया, यानी कि गिवन है ए मेरे पास में गिवन है, यहाँ पर ए भी गिवन है, टाइम मेरे पास में गिवन है, यहाँ पर भी टाइम आपको गिवन है। तो आप डायरेक्टली वो इक्वेशन लगाते हैं जिसके अंदर में केवल एक वेरिएबल आपका अननोन है। यानी कि आपको जब भी इक्वेशन का चूज करना है तो हमेशा ऐसे इक्वेशन को चूज करेंगे जिसके अंदर में केवल और केवल वन अननोन वेरिएबल आप लोग को देखने को मिले। अगर नहीं है तो कहीं दूसरी जगह से, अगर मान लो 2 अननोन वेरिएबल आ गए, किसी का डाउट ये आना चाहिए कि 2 अननोन वेरिएबल आ गए तब क्या करेंगे हम, उसका भी आपको मैं बता रहा हूँ कैसे आपकी उसकी अप्रोच करेंगे, वो भी अभी सिखा देता हूँ। मान लो मेरे पास में ऐसा हुआ कि u गिवन था इस क्वेश्चन के अंदर में, t मेरे पास में गिवन है, a गिवन नहीं है, s मेरे पास में गिवन नहीं है, तब कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो हो सकता है कि मेरे पास में v गिवन हो या फिर s गिवन हो, तो मैं वहाँ से अपना क्या करूँ, s मेरे को निकालना आ जाए। तो आपको कुछ वैल्यूज़ इसके अंदर में, जैसे हम एक क्वेश्चन में इसका डिज़ाइन कर देता हूँ रेंडमली, कोई भी अभी मैं बना रहा हूँ इसका क्वेश्चन कि मेरे पास में v गिवन है, u गिवन है, a गिवन है और s मुझे कैलकुलेट करना है। यहाँ से s आप उसका इजीली निकाल पाएंगे। फिर मैं मेरे को जो गिवन था v गिवन है, u गिवन है और टाइम गिवन है, कुछ इस तरह की क्वेश्चन मैं इसके बना रहा हूँ। देखो कि मुझे s कैलकुलेट करना है, मुझे s कैलकुलेट करना है और 3 चीज़ें मेरे पास में गिवन है। क्या क्या गिवन है? v गिवन है और मेरे पास में a गिवन है, फोर्थ a गिवन नहीं है मेरे को, u गिवन है और मेरे को टाइम गिवन है। 3 चीज़ें मेरे को गिवन है और मुझे डिस्टेंस निकालना है या फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो मैं कौन सी इक्वेशन का चूज करता? पहले इक्वेशन के पास में जाता है u प्लस में ए टी के पास में गया, फिर मैं जाता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर पर जाता, और चौथी इक्वेशन v स्क्वेयर माइनस में u स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 2as पर जाता। ठीक, अब मैंने क्या किया, जो भी मेरे को गिवन था मैंने उनको अनसर्कल करना से पहले तो देखा कि मुझे चाहिए s देखने के लिए मैंने ये पकड़ा, ये इक्वेशन मेरे को चाहिए और यहाँ पर मेरे पास में s है, 2 जगह पे मेरे पास में s है। मैंने वो चीज़ें रखनी शुरू की जो मेरे को गिवन थी। तो यहाँ पर मेरे को v गिवन है, u गिवन है, t गिवन है, यानी कि u गिवन है, t गिवन है, यहाँ पर भी t गिवन है, लेकिन ये एक्सेलेरेशन की वैल्यू मुझे नहीं पता। तो 2 अननोन वेरिएबल आ गए, तो मैं इस इक्वेशन का यूज़ नहीं करूँगा। अगले पे गया मैं, यहाँ पर मेरे को v गिवन है, u गिवन है, a गिवन नहीं है और s गिवन नहीं है। तो अगर मैं a को निकाल पाऊँ तो मैं आराम से इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। तो जो भी वैल्यू आप लोग देखेंगे कि v के अंदर में गिवन है, u गिवन है, टाइम आपको गिवन है, तो यहाँ से a निकालेंगे
और जो भी इक्वेशन है उसके अंदर में आप लोग चाहे सेकंड में रखो चाहे आप थर्ड के अंदर में रखो, आपका आंसर इसके अंदर में निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इन इक्वेशंस के क्वेश्चंस को आपको अप्रोच करना चाहिए। तो ये आप लोग को हमेशा ये करना चाहिए कि आपको नोट डाउन कर लेना जो भी है, और इक्वेशंस तीनों लिखने लिए। अगर थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन उसके अंदर में दिया तो तीनों के अंदर में आपको ये चूज करना है कि कौन सा आपके पास में अननोन वेरिएबल है। अगर दो अननोन वेरिएबल आ गए तो एक अननोन वेरिएबल को किसी भी एक इक्वेशन से ढूंढने की कोशिश करो जो हमारे पास में गिवन डेटा है। मिल जाएगा, पक्का मिलेगा उसका ना। ठीक। कुछ की पॉइंट्स इसके अंदर में याद रख लेते हैं कि कई बार एग्जाम जो क्वेश्चन होके बोलेगा कि इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास में बॉडी ने जो है ना वो शुरुआत जो है वो रेस्ट से करी है। तो रेस्ट से जब भी शुरू करेगा तो वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वो कहेगा कि वो स्टॉप हो गई है। अगर स्टॉप कहीं पर भी आपको मिलता है तो इसका मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी मेरे पास में क्या हो गई है, जीरो हो गई। तो दो तीन चीज़ें इसके अंदर में ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक्सेलेरेशन इसके अंदर में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आप ये बोल सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू आप लोगों को गिवन होगी, तभी ये इक्वेशन जो है वो क्या रहेंगी, वैलिड रहेंगी। अच्छा, एक अब बढ़िया क्वेश्चन की तरफ में लेके चलता हूँ आप लोगों को। बढ़िया क्वेश्चन क्यों, क्योंकि इसके अंदर में एक नया कंसेप्ट निकल कर आएगा। मैंने कहा कि हर क्वेश्चन आप लोगों को एक नया कंसेप्ट देकर जाएगा। घबराना नहीं है कि आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों को समझ में, उससे घबराना नहीं है। क्योंकि आप अभी जो नोट्स आप लोग बना रहे होंगे या फिर बनाएंगे बाद में, जो आप लोग को PDF फाइल्स इसके अंदर मिलेंगी, तो आप लोग देखेंगे कि जो चीज़ें हैं ना दोबारा से आप रिवीजन पर लेके आओगे तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। चलो एक क्वेश्चन करता हूँ मैं, और ये क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं एक रेस्पॉन्स टाइम को लेकर मैं आप लोगों के साथ में एक नया कंसेप्ट इसके अंदर में डालना चाहता हूँ। तो ये है मेरे पास में रेस्पॉन्स टाइम। ये होता क्या है, रेस्पॉन्स टाइम का मतलब समझो आप। मान लो एक रोड के ऊपर में जा रहे हो, एक सड़क है और यहाँ पर कोई एक बुजुर्ग आदमी है जो चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पर आपकी गाड़ी है, ये गाड़ी हो गई भाई, ठीक है, आप गाड़ी लेकर जा रहे हो। यहाँ से आप लोग बैठे और आपको ये दिखे यहाँ से, तो आपका दिमाग जो है थोड़ी देर के बाद में ये पता लगा, अच्छा आप यहाँ पर आ गए हो, इस पोजीशन पर आ गए हो, आपकी गाड़ी यहाँ पर आ गई है। तब आपको नज़र आया कि जब यहाँ पर थे आप, तब आपके दिमाग में आया कि कोई आगे से आ रहा है। तो आपके दिमाग ने काम करना शुरू किया, और आपके दिमाग ने काम शुरू करने के बाद में अपने जो लेग्स हैं उनको कहा कि ब्रेक लगाओ। यानी कि आपका जो रिस्पॉन्स आया ब्रेक लगाने का, वो यहाँ पर नहीं आया, वो यहाँ पर आया। तो ये आपने कुछ टाइम लिया ना यहाँ से यहाँ तक के जाने के लिए। भाई आपके माइंड ने इतना रिस्पॉन्स, इतनी देर के बाद में रिस्पॉन्स किया, आपको दिख तो यहीं से गया कि कोई आ रहा है आपके साइड में रोड के ऊपर में, लेकिन आपके माइंड ने अपने पैरों को कमांड जो दी है, यानी कि रिस्पॉन्स करने के जो टाइम दिया वो यहाँ से यहाँ तक का दिया है। तो ये कहलाता है उसका रिस्पॉन्स टाइम, कि कितनी देर के बाद में आप एक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन इसके ऊपर में डिज़ाइन कर देते हैं। चलो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। मैंने कहा कि एक इसी तरह का क्वेश्चन उठा लेता हूँ मैं, कि ये आप एक सड़क के ऊपर में जा रहे हो और यहाँ पर कोई भी आ रहा है, कोई भी पर्सन आ रहा है इसके ऊपर में, ठीक है भाई, ये पर्सन आ रहा है मेरे पास में। यहाँ से आपकी गाड़ी है, ये आपकी गाड़ी जो है यहाँ से आप लोग लेके जा रहे हैं, ये मान लेते हैं मेरे पास में गाड़ी यहाँ से आप लोग लेके जा रहे हैं, ठीक है भाई। और ये जो गाड़ी है ये एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। ध्यान से सुनना, कांस्टेंट स्पीड बोला है मैंने 20 मीटर पर सेकंड, यानी लगातार इसी स्पीड से जा रही है, ठीक। और इस गाड़ी का अगर ये ब्रेक लगाना शुरू करे तो इसका डी एक्सेलेरेशन, यानी कि एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू दी गई है दैट इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप लोग को गिवन है, ठीक। और साथ ही इसने एक गिवन डाटा और आप लोगों को दे देता हूं मैं, कि ये जो जो चला रहे हैं ना इसका रिस्पॉन्स टाइम जो है, इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है, यानी कि वो देखकर एक्ट करने की कोशिश करेगा, वो कितनी देर के बाद में, वो करेगा 0.5 सेकंड के बाद, ठीक। अब मुझे ये बताना है जो क्वेश्चन के अंदर में मैं पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, जो न्यूमेरिकल आया हुआ इसके अंदर में, कि क्या आपने ब्रेक लगाने शुरू किए तो ये जो पर्सन है ये बच पाएगा, कैन वी सेव हिम, या फिर हर, पहला क्वेश्चन। दूसरा, अगर बच पाएगा तो कितनी दूरी से, हाउ मच डिस्टेंस, कितनी दूरी से बच पाएगा, कि वो गाड़ी जो है ब्रेक लगाएगा तो हो सकता है कि इसको क्रॉस करके निकल जाए, हो सकता है इससे पहले रुक जाए, तो कितनी पहले वो गाड़ी रुक गई होगी। ये दो क्वेश्चन इसके अंदर में पूछ सकता है। या फिर ये बोल सकते हो कि जब उसको दिखा तो कितनी दूरी तक वो गाड़ी चल चुकी होगी। तो तीसरा ये भी हो सकता है कि कितनी डिस्टेंस कार ने ट्रेवल कर ली जब उसको दिखा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार। बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये, अच्छे से इसको समझना और एक नए कंसेप्ट को इसके अंदर में
ग्रैस्प करने की कोशिश करना, घबराना नहीं है क्वेश्चंस को देख के। घबरा गए तो समझ लो काम जो है ना गड़बड़ हो जाएगा। अरे यार, तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर में क्या हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा कि भाई जब मैं ये ऑब्जेक्ट जो है, जो गाड़ी है, यहाँ से चलना शुरू किया इसने, जब ये चलना शुरू किया तो 0.5 तक इसने कोई ब्रेक नहीं लगाया, यानी कि 0.5 सेकंड तक ये अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मूव करता रहा। 0.5 सेकंड तक कितनी कांस्टेंट वेलोसिटी थी? 20, यानी कि कितनी देर ट्रेवल कर गया, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर गया ये 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर गया जब इसने ब्रेक लगाने शुरू किए, यानी जब इसके माइंड ने रिस्पॉन्स करना शुरू किया तब तक ये 10 मीटर क्रॉस कर चुका था। और ये इनिशियली जो है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों के बीच में ये 100 मीटर गिवन है आप लोग को क्वेश्चन के अंदर में। ये मेरे पास में दोनों, इस कार के बीच में और इस ऑब्जेक्ट जो पर्सन है इनके बीच में 100 मीटर के डिस्टेंस गिवन है। ठीक, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, इनसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को यहाँ पर उठा रहा हूँ मैं। अब देखो जब इसने ब्रेक लगाना शुरू किया तो ये यहाँ से चलना शुरू किया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास में कितनी थी भाई? 20 मीटर पर सेकंड थी। जब ब्रेक लगा रहा है भाई, कांस्टेंट मूव कर रहा है, और फाइनली जब ये रुका होगा, कहीं पर भी रुका, मुझे नहीं पता इसके क्रॉस करके गया है या इससे पहले रुक गया है, मैंने मान लिया वहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। हो सकता है क्रॉस कर गया हो सकता है कि इसका बचाव हो गया हो। ठीक, कोई इशू नहीं, हमें अपना जो क्वेश्चन है वो अपने आप बता देगा जो वैल्यूज आएंगी। और कितने से रिटार्डेशन कर रहा है? यहाँ पर ये कर रहा है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसको रिटार्ड कर रहा है इसको। ठीक भाई, तो इसको रिटार्ड कर रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, इसका कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है ये अगर मुझे पता लग जाए तो मैं इसका इजीली निकाल पाऊंगा कि बचा कि नहीं बचा ये। तो S इज इक्वल टू, जो मेरे पास में फॉर्मूला है इसका वेलोसिटी निकालने का, मैं इस फॉर्मूले को इसके अंदर में यूज़ कर सकता हूँ कि वेलोसिटी मेरे पास में आ गई है S दैट विल बी इक्वल टू, एक मिनट, इसका ना थोड़ा सा मैं ये रिप्रेजेंट कर देता हूँ, v² माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कौन सी इक्वेशन मैंने यूज़ करी है भाई? यहाँ पर मैंने थर्ड इक्वेशन को यूज़ किया है। क्यों किया? क्योंकि मुझे u गिवन है, v गिवन है और a गिवन है, तो डायरेक्टली मैं इस इक्वेशन को यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ से v की वैल्यू मेरे पास में 0 आ गई है, u की वैल्यू मेरे पास में कितनी आई भाई? यहाँ से आपके पास में u की वैल्यू आ रही है, u मेरे पास में कितना गिवन है? 20, तो ये आ गया 400 डिवाइडेड बाई एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी है? 5 है, लेकिन ये डी एक्सेलेट हो रहा है यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं -5। करो इसको सोल्व, कितना है भाई? ये मेरे पास में आ गया 40 मीटर आ गया, 40 मीटर आ जाएगा। यहाँ से 5 दूनी 10 हो गया और 10 से एक 0 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ये बचा 40। तो ये जो है ये 40 मीटर जब इसको रेस्पॉन्स मिलना शुरू किया, यानी कि जब इसकी बॉडी ने माइंड ने काम करना शुरू किया, तो उससे ये यहाँ तक 10 मीटर तो ऑलरेडी कवर कर चुका था, उसके बाद में ये कितना और ट्रेवल कर गया? 40 मीटर और ट्रेवल कर गया। ठीक, तो टोटल जब पहले इनके बीच में दूरी थी कितनी थी? वो थी 100 मीटर। 100 मीटर इनके बीच में दूरी थी। अब ये पहुंच कहाँ पर गया? यहाँ पर पहुंचा, यानी कि कितनी दूरी? 10 ये पहले और 40 ये, तो टोटल इसने कितना ट्रेवल किया है? इसने ट्रेवल किया 50 मीटर। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर कितना मिला? 50 मीटर। कि भाई कितनी गाड़ी ने ट्रैवल किया जब उसने जब उसको रेस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ, तो यानी कि उसने रेस्पॉन्स करना शुरू किया। अगर ब्रेक लगाना शुरू किया तो आपका 40 मीटर आएगा। टोटल जब उसको दिखा तब से कितना किया? तो 50 किया। अब कितनी दूरी से बचा? तो 100 में से 50 माइनस कर दो तो आपके पास में कितना बचेगा? 50 मीटर से बचाव हो गया। क्या हमने उसको बचा लिया? यस, वी हैव सेव्ड हिम। तो ये आपके क्वेश्चंस की अप्रोच इसके अंदर में होनी चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन इसके अंदर में देखते हैं, बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है और इन्हीं क्वेश्चंस को यूज़ करते हुए उसके अंदर में भी मैं आप लोगों का ये क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ। और ये क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ इस तरह से आता है, दो तरीके से इसके अंदर में पूछ सकता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर ये रहेगा आपके लिए 8th क्वेश्चन रहेगा भाई। ठीक, मैं ये कह रहा हूँ कि एक पोल है, एक ट्रेन उसको पार कर रही है। जब उसका फ्रंट एंड उसको पार कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी मेरे पास में v1 है। ठीक भाई, यानी आप इसको मान सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास में v1 है। जब वो फाइनली, जब उसका दूसरा हिस्सा वहाँ से गुजर रहा है, यहाँ से पिछला हिस्सा गुजर रहा है, तब उसकी वेलोसिटी मेरे पास में v2 है। हमने मान लिया कि फाइनल वेलोसिटी जब हम देख रहे हैं उसके v2 है। ओके, क्वेश्चन के अंदर में जो गिवन है वो समझा रहा हूँ मैं, कि एक ट्रेन है जो कि एक पोल को पास कर रही है, उसका इनिशियल वेलोसिटी जब फ्रंट एंड जाता है तो v1 है और फाइनल एंड जा रहा है तो उसका v2 है। आपको ये बताना है कि जब पोल को क्रॉस कर रही थी ट्रेन, बीच में किसी पॉइंट पर, यानी कि जब उसका मिड पॉइंट आया था, तब वहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या थी? ट्रेन की वेलोसिटी होगी ना, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या थी? तो ये वैल्यू आपको फाइंड आउट इसके अंदर में करनी है। तो कोई इशू नहीं है, इसके अंदर में आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ट्रेन की लेंथ हम मान लेते हैं कि डी लेंथ की ट्रेन है मेरे पास में, ये डी लेंथ किसकी ट्रेन है। तो पहली क्वेश्चन में इसके अंदर में क्या लिख सकता हूँ
थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, और इसका एक्सेलेरेशन मुझे गिवन है, ए एक्सेलेरेशन से ये मूव कर रही है बॉडी। तो मैं क्या इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकता? हम इसकी कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं कि वी स्क्वायर माइनस में वी वन स्क्वायर बाई जो फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी। जब वो पूरी क्रॉस कर गई ऑब्जेक्ट तब की वेलोसिटी इसके अंदर में यूज कर रहे हैं। ठीक, अब मान लो मेरा जो दूसरा केस है, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर थी तो इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी v1 थी, जब ये मिड पॉइंट तक पहुंची होगी तो इसकी वेलोसिटी मेरे पास में v है। तो हमने मान लिया कि फाइनल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस में इनिशियल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू v1 स्क्वायर, और यहाँ पर मेरे पास में 2a। अब ये d को क्या लिखूँ मैं, जो s मेरे पास में आता है उसको क्या लिखूँ? तो देखो कि हाफ पोर्शन ये कवर करके गई है ना, यानी कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, d/2 करी है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो उसको d/2। अब क्योंकि मेरे को कोई भी वैल्यू इसके अंदर में गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को आपस में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ से मेरे पास में d से d कैंसिल हो जाएगा, ये भी d कैंसिल, a से a कैंसिल हो जाएगा, यानी कि टोटली ये सारी वैल्यूज मेरे पास में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, और आपके पास में जो फाइनल रिलेशन बन के आएगा दैट इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर माइनस में v1 का स्क्वायर, और यहाँ पर मेरे पास में आ जाएगा ट्वाइस ऑफ v स्क्वायर माइनस में v1 का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत ही खूबसूरत बुक का ये क्वेश्चन उठाया हुआ है, जिसको आप एच.सी. वर्मा के नाम से जानते हैं। बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये, और इसमें ये चीज़ आपको समझ में आनी जरूरी थी कि आप कितनी डिस्टेंस इसके अंदर में लेंगे। इसको अलग अलग तरीके से पूछने के क्वेश्चन तरीके हो सकते हैं कि वो कह देगा कि एक पार्ट है जो कि इनिशियल पार्ट उसका v1 वेलोसिटी पे है, फाइनल पार्ट उसका v2 वेलोसिटी पे है, तो बताओ कि बीच की वेलोसिटी क्या रहेगी। दोनों के बीच में डिस्टेंस वो d दे देगा और v वेलोसिटी उसकी पूछ लेगा। ठीक, कोई इशू नहीं इसके अंदर में, आराम से इसकी वेलोसिटी को आप कैलकुलेट करें। बेसिक मैथमेटिक्स है, तो यहाँ से आपके पास में आएगा v1 स्क्वायर प्लस में v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इस ऊपर वाले पे क्या लगेगा, रूट लग जाएगा। तो ये आंसर आप लोग याद भी रखेंगे, क्योंकि आगे फॉर्मूलाज के अंदर में इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। अब आप लोगों को जो इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को बताना है, इसी क्वेश्चन के अंदर में, कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इसकी, क्या रहेगी, v एवरेज क्या रहेगी, वो आप लोग मेरे को निकाल के देंगे। अगर आप लोग का आंसर v1 प्लस में v2 डिवाइड बाई 2 आएगा तो मतलब सही है। अप्रोच में आपको बता देता हूँ कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या लिखेंगे, टोटल टाइम। करो इसको सोल्व आप। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ मैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोल सकता हूँ इसको, क्योंकि ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और ये जो मूव कर रही है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, जो कि 5 मीटर पर सेकंड है, ये इसकी वेलोसिटी है। ठीक भाई, अगर इसके डी एक्सेलेरेशन की बात करूं मैं, यानी कि रिटार्डेशन की बात करूं, तो ये है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्ड हो रहा है तो मतलब आप लोग इसके ऊपर में माइनस भी लगा सकते हैं, ए इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये रिटार्ड कर रहा है। ठीक, अब ये कह रहा है कि आपको इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकेंड। अब बहुत से लोगों के दिमाग में आ गया होगा, अरे वाह बहुत आसान फॉर्म ये तो है, आराम से इसका हम निकालेंगे, वेलोसिटी मुझे क्यों है, एक्सेलरेशन क्यों है, और मैं इसकी सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन जो भी मेरा बनेगा उसके अंदर मैं रखूँगा और आराम से इसका आंसर निकाल लूँगा। याद करो जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, तो ये कहा था मैंने कि जब भी आपको डिस्टेंस दिख जाए कोशिश हो जाओ, कोशिश हो जाओ, कहीं तो पलटी खाएगा वो, मतलब कहीं तो घूमेगा वो, घूमेगा तो मुझे वो पॉइंट पता भी होना चाहिए, और वो मेरा कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा किसको, मेरी टोटल डिस्टेंस को। जो हम नॉर्मल अपने फॉर्मूलाज इक्वेशंस का यूज करते हुए चलाते हैं ना, जो मैं इक्वेशंस का ही यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पर कि भाई जो काइनेमेटिक्स आप लोग सिर्फ इक्वेशंस तक छोड़ देते हैं ना, उसके बाद की कहानी वहाँ से शुरू होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। वो सोच डेवलप करनी है आपको अपने माइंड के अंदर में, कि कैसे आपको क्वेश्चंस की अप्रोच पता करनी चाहिए, कैसे क्वेश्चन का एक ब्लूप्रिंट आपके दिमाग के अंदर में आ जाना चाहिए। अगर आप नॉर्मल इसका इक्वेशन का यूज़ करते, कौन सी इक्वेशन मेरे पास में, चलो इस इक्वेशन का यूज़ कर लेते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगा लो आप लोग। टाइम मेरे को गिवन है, ये टाइम मेरे को गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे को गिवन है, निकालो आप लोग। चलो शुरुआत करते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये क्वेश्चन जो है ना, ये आगे एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा,
उससे रिलेट करूँगा इसको, अच्छे से समझते हुए चलना जब मैं nth टाइम की बात करूँगा वहाँ पर। तो ये मेरे पास में आ गया s दैट इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर मैं s की वैल्यू रखी 5, मेरे पास में टाइम की वैल्यू 3 आ गया, प्लस में हाफ एक्सेलेरेशन की वैल्यू मेरे पास में कितनी है, ये मेरे को गिवन है -2, टाइम की वैल्यू मेरे पास में 3 है, तो यहाँ पर हो गया 9। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास में आएगी 6 मीटर। ठीक, यानी कि जब मेरे पास में ऑब्जेक्ट था, ध्यान से सुनो इसको, यहाँ पर मैं इसका बना देता हूँ। जब ये ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया तो यहाँ से मान लो इसका चलना शुरू किया, ये चलते 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 कहीं पर मेरे पास में 6 मीटर पर आ गया। ये मुझे नहीं पता कहीं घूमा है या कुछ हुआ है, कुछ मुझे नहीं पता। मैंने बोल दिया कि भाई जब मैं इसको फाइनली चेक कर रहा हूँ तो ये कितनी मीटर पर है, ये 6 मीटर के ऊपर में है। ठीक भाई, अब 6 मीटर के अंदर में है ये, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो मुझे एक ऐसा पॉइंट भी इसके अंदर में ढूंढना चाहिए कि जब वेलोसिटी मेरे पास में 0 हो जाए। तो वेलोसिटी अगर 0 हो रही है तो मुझे एक फॉर्मूला पता है कि v इक्वल टू यू प्लस में 80 मैं यूज़ कर सकता हूँ। फाइनल वेलोसिटी मेरे पास में 0 हो गई है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास में हो गई है कितनी, 5 गिवन है एग्जाम के पेपर के अंदर में, और एक्सेलेरेशन मेरे को पता है कि 2 है, और t मेरे पास में यहाँ पर आ गया। अरे भाई ये तो वेलोसिटी मेरे पास में 0 हो गई है, यानी कि कहीं ना कहीं तो रुका है, ऑब्जेक्ट जो है वो रुकी है। क्यों ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा कोशिश हो जाना चाहिए। किसके लिए, कि कहीं तो पलटी खाएगा वो। चलो यहाँ पर पलटी खाएगा, ये बिल्कुल खा रहा है। कब खाई, क्या टाइम पर खाई उसने, यानी कि 5 इजिकल टू 2t पर खाई, यानी कि टाइम इजिकल टू 2.5 पर उसने क्या किया, अपना रिवर्सल कर लिया। यानी कि जब ये यहाँ पर था ना, जब ये इस पॉइंट पर था, जब 2.5 सेकंड हो चुकी थी, 2.5 सेकंड हो चुकी थी, तब इसने क्या किया, वापसी घूमना शुरू किया। ये वापसी घूमता हुआ इस साइड में आ गया। लेकिन जब ये 2.5 पर मेरे पास में पहुंच रहा है तो मुझे उसकी डिस्टेंस पता होनी चाहिए। भाई ये मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट से मुझे पता लगा कि 6 मीटर पर है। अब वो 6 मीटर ऐसे भी तो हो सकता है कि ये ऐसे गया और ये ऐसे घूमकर यहाँ पर आ गया, तब भी तो 6 है। दूसरा केस ये हो सकता था कि ये ऐसे गया और 6 मीटर यहाँ पर रुक गया। लेकिन मुझे ये पता लगा कि भाई ये 2.5 सेकंड पर कहाँ पर है, इस पॉइंट पर है, और वहाँ से ये क्या कर रहा है, अपना रिवर्सल कर रहा है, यानी कि ये पॉइंट 2.5 है। 3 सेकंड पर ये यहाँ पर है, 3 सेकंड के ऊपर में, तो 3 सेकंड में, और ये 2.5 जो सेकंड आ रही है मेरी, इसमें कहीं ना कहीं रिवर्सल हुआ है उसका। अगर रिवर्सल हुआ है तो मुझे उतनी देर के अंदर में कितनी दूरी चला है वो ये पता होना चाहिए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि s इक्वल टू 2.5 सेकंड पर कहाँ पर था वो। रखो इस फॉर्मूले के अंदर में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर, यू की वैल्यू कितनी 5 है, टाइम की वैल्यू मेरे पास में 2.5 है, ये हाफ इंटू में -2, और टाइम की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 का होल स्क्वायर। आप कैलकुलेट करना है, इसको सोल्व करना, तो आपके पास में आएगा आंसर 6.25 मीटर आ गया। अब समझो इसको कि ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट जो चलना शुरू किया ना, ये जो ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया टाइम इक्वल टू 0 पर, अब थोड़ी क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। ये मेरे पास में जब 2.5 सेकंड थे तो ये यहाँ पर पहुँच गया। ये दूरी कितनी ट्रेवल करी इसने, 6.25 मीटर ट्रेवल कर दी। यानी कि जो मैं पहले अज्यूम कर रहा था ना कि यहीं तक ही चला ऑब्जेक्ट, वो नहीं था, ये वहाँ तक गया। कितनी दूर, कितने टाइम पर, 2.5 सेकंड पर यहाँ पर गया। अच्छा, अब ये यहाँ से क्या कर रहा है, अपना रिवर्सल कर रहा है, और रिवर्सल कर रहा है तो ये वापसी कितना आ रहा है भाई, ये वापसी यहाँ पर आ जाएगा इस पॉइंट के ऊपर में। ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इसकी दूरी कितनी है, 6 मीटर है, और 6 मीटर है तो मतलब हम किसके बीच में लेते हैं, ये हम कंसिडर करते हैं हमारे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में। तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, दोनों के बीच की दूरी कितनी मेरे पास में, 6 मीटर है। अब जाओ अपने फॉर्मूला के ऊपर में, कि जब मैं 3 सेकंड को कैलकुलेट कर रहा था, सीधा मैंने अपना फॉर्मूला लगाया तो मुझे 6 मीटर मिल रहा था। लेकिन भाई ऑब्जेक्ट 2.5 सेकंड के ऊपर में कहाँ पर था, 2.5 सेकंड पर तो ये कहाँ था, 6.25 पर था, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, और वहाँ से इसने क्या किया, अपना रिवर्सल किया है। तो फाइनली मुझे यहाँ पर मिला ये, जब वो रिवर्सल कर कर उस पॉइंट पर आ रहा है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेटिवली एग्जाम्स के अंदर में पूछे जाते हैं। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ में फेंकते हैं, तब आप लोगों से किसी भी सेकंड के ऊपर में पूछ लेगा कितनी डिस्टेंस है, या फिर आप लोगों से जो हमारे पास में क्वेश्चन आएंगे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात करूँ, तो वहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अभी ये इस तरह से था, इसको मैं ऐसे कर दूंगा तो ये मेरे पास में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्वेश्चन बन जाएगा। फिर मैं पूछ लूँगा बताओ इतनी लास्ट सेकंड के अंदर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने। तो इसी के ऊपर में हज़ारों तरह के न्यूमेरिकल्स डेवलप करे जा सकते हैं।
कोई इशू नहीं, अभी कंसेप्ट को समझते चलो। तो मैंने कहा कि 2.5 सेकंड पर ये यहाँ पर है, 3 सेकंड पर ये कहाँ पर आ गया, 6 मीटर पर आ गया, तो ये कितनी दूरी है, 3 सेकंड के ऊपर में। तो टोटल डिस्टेंस करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, जो एक्चुअल पाथ उसने ट्रेवल किया, तो एक्चुअल पाथ को ढूंढने की कोशिश करो। तो एक्चुअल पाथ में वो चला है कितना भाई, 6.25, तो ये चला। ये दूरी कितनी है इन दोनों के बीच में, यहाँ से यहाँ तक की 6 है, यहाँ से यहाँ तक की तो 6 है, ये बची कितनी 0.25, 0.25 आगे गया, 0.25 भी पीछे आया, तो 0.25 पीछे आया, तो टोटल कितनी होगी 6 प्लस में 0.25 प्लस में 0.25, तो आपका आंसर क्या है 6.5 मीटर। अब इस क्वेश्चन को जोड़ा कहाँ से, आपका एक्सेलेरेशन ले लो सब है इसके अंदर में, लो भाई एक्सेलेरेशन भी मैंने डाल दिया, स्पीड भी इसके अंदर में डाल दी, इक्वेशन ऑफ मोशन भी इसके अंदर में डाल दिया, छोड़ा क्या इसके अंदर में, हर चीज़ तो इसके अंदर में डाल दी है। यहाँ पर आ जाओ आप, ये वाला कौन सा इक्वेशन डाला, यहाँ पर आप लोगों के लिए वो डाल दिया, ये पॉइंट क्या डाला है कि जब मेरी वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जीरो क्यों ढूंढना होता है, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि कहीं ऑब्जेक्ट ने रिवर्सल तो नहीं किया, अगर रिवर्सल किया है तो मुझे भाई उस पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा, किस टाइम के ऊपर में उसने रिवर्सल किया है, उस टाइम तक की दूरी मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मैंने देखा कि जब वो रिवर्सल कर रहा है तो वो अपने इनिशियल पॉइंट से इस पॉइंट तक यानी कि 2.5 सेकंड तक 6.25 की दूरी पर आ गया था, लेकिन फाइनली मेरी ऑब्जेक्ट बची हुई कहाँ पर रुकी, 3 सेकंड के बाद में 6 पर आई है, यानी कि कहीं ना कहीं उसका रिवर्सल हुआ है, रिवर्सल करके वो कितना वापसी गया है 0.25 मीटर वापसी गया है, इसलिए मेरे पास में इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 6.5 मीटर आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाता हूँ मैं, लास्ट टॉपिक रहेगा ये आज की क्लास का, जिसमें आप लोग देखते हैं कि एसएनएथ यानी कि जो लास्ट सेकंड है, मतलब कोई भी nth सेकंड है उसके अंदर में कितना मैं ट्रैवल किया, बात करूंगा ये क्या है, ट्रैवल कर रहा हूँ तो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है ये, और आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपकी मदद करेगा जब आप एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं, तो उस मोशन के अंदर में आपसे पूछ लेता है कि लास्ट सेकंड के अंदर में क्या डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, वो सारी चीज़ें इसके अंदर में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि SNth सेकंड के अंदर में कितनी हमने दूरी तय करी है। तो दो केसेस मैं इसके अंदर में ले रहा हूँ कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल करना शुरू किया यहाँ से, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास में u है और इनिशियल एक्सेलेरेशन उसका a है। मैंने एक टाइम था, मतलब मान लो 10 सेकंड है, 10 सेकंड से पहले मैंने उसको ऑब्जर्व किया, यानी कि 9वीं सेकंड के और 10वीं सेकंड के बीच में मैं उसको मेजर करना चाहता हूँ। तो 9 के बाद में जो स्टार्ट हो गई है, 9 के बाद में जो स्टार्ट हो गई है, इसको आप क्या बोलेंगे, जो यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी होगी इसको हम बोलते हैं कि ये 10th सेकंड है। कौन सा, ये 10th सेकंड है। उसी तरह से अगर मान लो 3 और 4 है, 3 से 4 के बीच की दूरी है, तो मैं क्या लिखता हूँ इसको, यहाँ लिखता हूँ मैं 4th सेकंड, क्योंकि 3 तो खत्म हो चुके हैं ना, 4th मेरी स्टार्ट हो चुकी है, तो इतने के बीच में कितना दूरी उसने ट्रेवल किया। तो उसी तरह से मैं अगर यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहूँ कि ये मेरे पास में टोटल टाइम लिया ऑब्जेक्ट ने n, टोटल टाइम ऑब्जेक्ट ने मूव करने के लिए n लिया, n सेकंड लिया, तो ये जो पहला सेकंड रहेगा इसको मैं बोल सकता हूँ n-1 सेकंड। यहाँ तक तो समझ आता होगा ना कि भाई मेरे पास में अगर ये 10 है तो पिछला क्या होगा 10 - 1 यानी कि 9 हो गया। ठीक, अब ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से चलना शुरू किया ओरिजिन पॉइंट से और यहाँ तक पहुँचे। भाई याद रखना, जब भी हम SNF का बात करते हैं तो हमारा सेम ओरिजिन पॉइंट होना चाहिए, सेम ओरिजिन पॉइंट होना चाहिए, यानी कि सेम रेफरेंस पॉइंट को हमें यूज़ करना है, सेम रेफरेंस पॉइंट का यूज़ करते हुए इनकी कैलकुलेशन हमें कैरी आउट करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक चलाइए तो हम इसके डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये टाइम मेरे पास में आया कि SN-1 यानी कि 9 सेकेंड तक वो कितना ट्रैवल किया, तो आप लिख सकते हैं u इनिशियल वेलोसिटी थी और n-1 उसका टाइम था, यानी कि 9 सेकेंड उसके अंदर में थी। अगर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो un, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है, S = ut प्लस में हाफ AT स्क्वायर, इसी फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर में मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास में हाफ AN-1 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये पहली क्वेश्चन आ गई मेरे पास में। ओके, मुझे तो ये निकालना है कि आखिरी इस सेकंड के अंदर में, यानी कि 9 से 10 सेकंड के बीच में कितनी दूरी तय करी है उसने। तो मेरे पास में SN यानी कि 10वीं सेकंड के अंदर में कितना ट्रैवल किया, UN प्लस में हाफ AN का स्क्वायर, ये मेरे पास में आ गई सेकंड इक्वेशन। ठीक भाई, अब निकालना क्या मुझे, जो दूरी ये इतनी दूरी के अंदर में, मतलब इतने टाइम के अंदर में ट्रैवल किया, वो
और जो यहाँ पर ट्रैवल किया वो, इन दोनों का आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपके पास में क्या आ जाएगी, ये दूरी आ जाएगी निकल कर। तो करो इनको सब्ट्रैक्ट। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैं फाइनली आपको फॉर्मूला इसका लिख के दे देता हूँ। तो ये कैलकुलेट किसके करेंगे हम, nth सेकंड की करेंगे, यानी कि जो लास्ट सेकंड मेरे पास में चल रहा होगा, जो लास्ट सेकंड चल रहा होगा उसकी हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसके अंदर में। तो एस nth मेरे पास में आ गई है इसकी वैल्यू, दैट इक्वल टू u प्लस में हाफ a 2n-1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये भाई, याद कर लेना इसको, अच्छे से रट लेना, कंठस्थ कर लेना, क्योंकि बार बार इसकी मैं ज़रूरत लूँगा मैं जब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के क्वेश्चन इसके अंदर में हम यूज करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस में हाफ ए 2n-1। अब बहुत से लोगों के दिमाग के अंदर में बत्ती जलनी चाहिए कि सर आपने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया था, तो इसकी यूनिट तो मेरे पास में मीटर है, यहाँ पर u आपने दे दिया, ये मेरे पास में मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर एक्सेलेरेशन मेरे पास में किस में है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, और ये मेरे पास में टाइम अगर आप लोग ले रहे हैं तो मेरे पास में सेकंड में। तो ये कैसे हो गया, ये मेरे पास मीटर है, ये मेरे पास में मीटर पर सेकंड है, ये मेरे पास में चलो मीटर पर सेकंड है, आपस में जुड़ तो रहे हैं, लेकिन मीटर आपका लेफ्ट साइड में है और मीटर पर सेकंड आपका राइट साइड में। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड कैसे है या नहीं है, बताओ आप लोग मेरे को जल्दी से। मुझे तो नहीं लग रहा कि वैलिड है ये इक्वेशन मेरी डायमेंशनली क्या है, वैलिड है। कैसे है, समझो इसको। देखो कहीं ना कहीं जब हम इसके कैलकुलेशंस कर रहे थे तो ये u जो आ रहा है ये मेरे पास में n-1 सेकंड को लेकर था, तो ये 1 इसके साथ में कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो यहाँ आपको दिख नहीं रहा है लेकिन है ये 1, यहाँ पर भी आपको ये 1 दिख नहीं रहा है लेकिन है ये 1, जो यहाँ पर 1 था ये। और इस 1 की यूनिट क्या है, यहाँ पर 1 की यूनिट है सेकंड, यहाँ पर भी 1 की यूनिट क्या है, सेकंड। और ये जब सारे कटेंगे मेरे पास में ऊपर सेकंड, मीटर पर सेकंड से आप सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास में बचेगा क्या, मीटर। यहाँ पर भी करेंगे तो मुझे बचेगा मीटर। तो फाइनली हमने देखा कि ये डायमेंशनली क्या है, एक्यूरेट है, कोई इसके अंदर में गड़बड़ नहीं है, ये इक्वेशन जो है बिल्कुल सही है। चलो ये तो पहली चीज़ थी जो आपके डाउट आना चाहिए था कि मेरे पास में डायमेंशनली जो है वो वैलिड है या नहीं है। तो यहाँ से ये चीज़ आ गई भाई, डायमेंशनली तो मेरे पास में वैलिड है। दूसरा ये चीज़ है कि ये बताओ मेरे को कि ये हमें डिस्टेंस देता है या फिर डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस देता है या फिर डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। चलो देख लेते हैं इसका। अभी मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, याद करो, मैंने कहा ना कि उसको आगे भी यूज़ करूँगा मैं, कि एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है किसने से, 5 मीटर पर सेकंड से, और इसका एक्सेलेरेशन मैंने आपको दिया था कितना गिवन था भाई, -2, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड उसका गिवन था। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, यहाँ से, और ये घूम कर वापसी यहाँ पर आ गया, तो आप देख रहे थे कि यहाँ पर था ये कितना, 2 सेकंड पर, यहाँ पर था ये 2.5 सेकंड के ऊपर में, और यहाँ पर ये जो था ये 3 सेकंड के ऊपर में था। तो आप इसके एक बार डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट ना, मतलब जो फॉर्मूला था उसके थ्रू यूज़ करके बताओ मेरे को, जो आपको SNH का था वो फॉर्मूला क्या गिवन है भाई। ये फॉर्मूला मेरे को गिवन है u प्लस में 1/2 a 2n-1, ये गिवन है। रखो वैल्यूज़ को, a की वैल्यू आई मेरे पास में कितनी, u की वैल्यू मेरे पास में 5 है, हाफ a की वैल्यू मेरे पास में -2 है इंटू, और यहाँ पर मेरे पास में 2, nth कौन सा यूज़ कर रहा हूँ मैं, थर्ड सेकंड की बात करूँ क्योंकि 2 से 3 के बीच में जा रहा है, तो ये आ गया मेरे पास में 3 माइनस में 1। तो यहाँ से आपके पास में क्या बचा भाई, ये 3, एक मिनट, ये 3 इसके साथ में मल्टीप्लाई, तो यहाँ से बचा आपका 5 प्लस में ये मेरे पास में 2 से 2 कैंसिल, यानी कि बची मेरे पास में माइनस, और यहाँ से आपका 3 दूनी 6 और -1 5, तो ये आ गया आपके पास में 0। यानी आप देख पा रहे हैं कि ये जो मेरे पास में वैल्यू आई है वो 0 आई है। क्यों आई है, क्योंकि मैं फॉर्मूला जो कौन से सेकंड का रख रहा था, थर्ड सेकंड का। तो ये चली कहाँ थी, ये ऑब्जेक्ट जो पिछला क्वेश्चन था ना, ध्यान से देखो उस क्वेश्चन को, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करना शुरू किया तो वापसी चलकर ये इस पोजीशन पर आई, यहाँ पर कितने टाइम पर था, वो 2 सेकंड पर था। जब ये पलटी ले रहा है यानी कि रिवर्सल कर रहा है तो वहाँ पर 2.5 सेकंड है, और जब रिवर्सल करके इस पॉइंट पर आ गया तो यहाँ पर था टाइम 3 सेकंड। अगर ये मेरे पास में इनिशियल पॉइंट है और ये मेरे पास में फाइनल पॉइंट है, तो दोनों ही एक ही पॉइंट पर हैं, ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर आ गया है,
मुड़कर वापसी उसी पोजीशन पर आ गया तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा मेरे पास में, मतलब जो दूरी है वो मेरे पास में 0 आ रही है। तो अब बताओ मेरे को कि जो एस एन एथ है वो मुझे क्या प्रोवाइड करता है, वो मुझे डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये पॉइंट आप लोग इसके अंदर में नोट डाउन कर लेंगे कि जो हमारे पास में एस एन एथ का फॉर्मूला है वो मुझे क्या प्रोवाइड करता है, डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है, ना कि डिस्टेंस। चलो एक क्वेश्चन करके देख लें। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ इसके अंदर में कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपको एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर में भी काम करवाऊंगा मैं। इस फॉर्मूले को मैं बता रहा हूँ कि हमें आसान कैसे बना देता है चीज़ों को। अभी समझो 10वां क्वेश्चन है ये, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके अंदर में आप लोग चाहें तो अपना जो कन्वेंशनल तरीका वो भी यूज़ कर सकते हैं, और जो मैं तरीका दे रहा हूँ उससे भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। एक हाइट टावर है, टावर के ऊपर से एक स्टोन है या कोई भी चीज़ है उसको ड्रॉप किया गया नीचे की साइड में। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताओ कि ये जो लास्ट सेकंड है यानी कि nth सेकंड है, इसके अंदर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। मतलब टोटल टाइम हमने ये मान रखा है इसके अंदर में गिवन है कि t टाइम लगता है उसको पहुँचने में, और ये t-1 टाइम के अंदर में यहाँ पर है। तो ये t-1 से t टाइम तक पहुँचने में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो कोई दिक्कत है इसके अंदर में? आपके पास में तो फॉर्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर का। लगाओ इसको, 2 बार लगाओ, एक बार t-1 के लिए लगाओ और एक बार t के लिए लगाओ। भाई आप लोग लगाने क्यों जा रहे हो, पहले तो मुझे ये बताओ यार। आपको एक फॉर्मूला मैंने अभी दिया है, आपको पूछ क्या रहा है, लास्ट सेकंड की बात कर रहा है ना। तो जब भी आपको ध्यान से सुनना इसको, कि जब भी लास्ट सेकंड की बात करें, जब भी लास्ट सेकंड की बात करें, पहली चीज सो ट्रिक आप इसको नोट करें, लास्ट सेकंड की बात करें और कांस्टेंट एक्सेलेरेशन की बात करें, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन की बात करें, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। आपके दिमाग के अंदर में ये फॉर्मूला नहीं आना चाहिए, आपके दिमाग के अंदर में nth सेकंड वाला फॉर्मूला आना चाहिए। और nth सेकंड का फॉर्मूला मुझे क्या कहता है कि snth सेकंड के अंदर में ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा u प्लस में हाफ a 2n-1 होता है। तो लगाओ यहाँ पर इसके अंदर में, तो कौन सा टाइम है मेरे पास में, ये snth लगाओ, u मेरे पास में गिवन है इसके अंदर में 0, क्योंकि इनिशियली जब उसने ड्रॉप किया तो वहाँ पर भी क्या थी, उसकी वेलोसिटी 0 तो 0 हो गया। यहाँ बचा मेरे पास में a हाफ हो गया। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मेरे पास में कितनी होती है, 10 होती है। कौन से टाइम की बात कर रहा है भाई ये n कौन से लेते हैं, जो सेकंड में मेरे पास में t टाइम आ जाएगा, तो ये मेरे पास में t आ गया, -1 आ गया। अब एक अभी मैंने उस चीज़ को पढ़ा ही नहीं है, लेकिन आगे हम इसको बात करेंगे कि जो टाइम होता है ना इसके अंदर में, जो टाइम होता है जब भी आप एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर में पढ़ेंगे, जब प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह पढ़ेंगे वहाँ पर भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी अपने को। और जब भी ड्रॉप करते हैं या ग्रेविटी के अंडर में गिरती है ऑब्जेक्ट, तो ये टाइम की जो वैल्यू होती है ना, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लग सकते हैं कि जितनी भी हाइट से गिराया जा रहा है उसका ट्वाइस डिवाइडेड बाय एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इस पूरे का रूट लगा देंगे तो आपको टाइम पता लग जाता है। तो इसके अंदर में वैल्यू को पुट कर दो, हाफ इंटू में 10, टी की जगह पे वैल्यू रख दो 2√2h माइनस डिवाइडेड बाई जी -1। और यहाँ पर जो भी एस एन एथ आप लोग को निकालनी होगी वो आप इसके अंदर में ये गिवन होगी मेरे पास में, जो कह रहा है कि जो क्वेश्चन के अंदर में गिवन था कि लास्ट सेकंड के अंदर में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो 20 मीटर ट्रेवल कर रहा है। जो लास्ट सेकंड है उसके अंदर में ये 20 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो आप इसको इक्वेट करेंगे 20 के। आपको निकालना क्या है, यहाँ से आपको h की वैल्यू निकालनी है। इस इक्वेशन को आप सोल्व आउट करेंगे। g की वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी होती है, 9.8 होती है, लेकिन अपने न्यूमेरिकल्स के लिए हम इसको क्या वैल्यू यूज़ करते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूज़ कर लेते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। यहाँ से आप इसके h की वैल्यू को निकाल पाएंगे। इसे हमने इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए हमने किया क्या, हमने दो इक्वेशंस को अवॉइड कर दिया कि मैं पहले t टाइम के लिए लगाता और फिर t-1 टाइम के लिए लगाता, तो दो अलग अलग मेरे पास में इक्वेशन डिज़ाइन होकर आ जाती है, और फिर उनको कैलकुलेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, जो मेरे पास में snth सेकंड होती है उसका हम यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ से हम डायरेक्टली उसकी कैलकुलेशन करते हुए मुझे ये पता है कि टाइम जो n सेकंड का हो गया, यानी कि फाइनल सेकंड है जो टाइम है उसका मैं यूज़ करूँगा। t की वैल्यू रखी। जब भी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण में, यानी कि अंडर ग्रेविटी जब भी कोई ऑब्जेक्ट गिरती है, तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार यूज होगा ये। सो ट्रिक आप लोग इसकी ध्यान रखेंगे कि टाइम को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, 2h/g, यानी कितनी हाइट से गिराया गया वो डिवाइडेड बाई जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो, उससे डिवाइड कर देंगे और पूरे का क्या ले लेंगे आप,
रूट ले लेंगे। तो ये कहानी आज की यहीं पर हम होल्ड करते हैं। अगर नहीं करना चाहते होल्ड तो एक क्वेश्चन और कर लो भाई, और वो क्वेश्चन आप लोग मेरे को करके बताना। 11वां क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है भाई, उसको मैं थ्रो कर रहा हूँ ऊपर की साइड में, ऊपर की साइड में मैंने थ्रो किया है, मुझे बताना है कि ये एच मैक्सिमम कितना जा सकती है। अब एक चीज़ और सुन लो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैं आपको दे रहा हूँ, मतलब जितनी वेलोसिटी से मैंने इसको थ्रो किया है, ये फेंका मैंने 5000 मीटर पर सेकंड से, 5000 मीटर पर सेकंड से मैंने इसको ऊपर की तरफ में फेंका है। तो मुझे ये बताना है कि ये एच मैक्स पर कितनी, मतलब कितनी हाइट ये कवर कर लेगा। इसके ऑप्शंस मैं आप लोगों को देता हूँ। पहला ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ 1350 मीटर, दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ 1250 मीटर, चौथा ऑप्शन दे रहा हूँ 2500 मीटर, और फोर्थ ऑप्शन दे रहा हूँ 6400 मीटर। यानी कि ये इतनी हाइट को अचीव कर लेगा। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर में सही रहेगा? या फिर एक और ऑप्शन ले लो भाई, नन ऑफ अबाव। अब ये ऑप्शन दिया है तो कुछ ना कुछ तो इस क्वेश्चन के अंदर में खेल होगा, और खेल होगा तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में समझेंगे इसको अच्छे से। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें और देखें कि आप लोगों का कौन सा ऑप्शन इसके अंदर में आ रहा है। इन पांचों ऑप्शंस के अंदर में से जो भी ऑप्शन आए आप लोग मेरे को ज़रूर अपनी कमेंट बॉक्स के अंदर में बताएंगे, ताकि मैं ये समझ सकूं कि कितना कंसेप्ट आप लोगों के बिल्ड हुए हैं। मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। बाकी आप लोगों को जो आज की क्लास है इसकी जो PDF है वो आपके टेलीग्राम चैनल पर भी और आपका जो ऐप है वहाँ पर भी आप लोग को अवेलेबल होंगे। वहाँ पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। फिर भी कोई क्वेरी होती है you can contact 9416878402। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। थैंक यू।